हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग सेंटर में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 12, जो कि यहाँ पे 13 में दिया गया है क्योंकि चैप्टर नंबर 10 गायब है। चलिए, तो 13 में है हमारा चैप्टर का नाम 30, जिनके लेखक है उदय प्रकाश। और आज हम लोग इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। उदय प्रकाश जी के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख चुके थे और आज हम लोग देखने वाले हैं 30 स्टोरी को पूरे अच्छे से। चलिए, तो वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा चैप्टर, जिनके लेखक है उदय प्रकाश, और आज हम लोग इसी को लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं। तो ये थोड़ा वीडियो लंबा होगा क्योंकि बहुत बड़ी कहानी है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। इस घटना का संबंध पिताजी से। लेखक बोलते हैं कि इस घटना, जो भी इसमें घटना हुआ है, उसका संबंध पिताजी से है, मेरे सपने से, और लेखक के सपने से, और शहर से भी, शहर के प्रति जो एक जन्मजात भय होता है उससे भी, और जो शहर में जाते ही जो भय लगता है उससे भी इस कहानी का, इस जो घटना हुआ है उसका संबंध है। पिताजी तब 55 साल के थे। पिताजी की आयु कितनी थी? 55 साल। दुबला शरीर, ये पिताजी के कैरेक्टर के बारे में बता रहे हैं। दुबला शरीर, बाल बिल्कुल मक्के के भूसे जैसे सफ़ेद, सिर पर रुई रखी हो। वे सोचते ज़्यादा थे और बोलते कम थे, मतलब दिमाग में उनका ज़्यादा चलता था और वे बोलते बहुत कम थे। जब बोलते थे तो राहत मिलती थी। जब लेखक के पिताजी बोलते थे तो सबको राहत मिलती थी। जैसे देर से रुकी हुई सांस निकल रही हो, उन्हें ऐसा लगता था कि देर से जो सांस रुक गई थी वो अब निकल रही है। साथ साथ हमें डर भी लगता था। हम बच्चों के लिए वे एक बहुत बड़ा रहस्य थे। मतलब बच्चे अपने पिताजी को समझ ही नहीं पाते थे, उनके लिए एक रहस्य थे उनके पिताजी। हमें पता था कि संसार की सारी भाषाएं वे बोल सकते थे, और लेखक के पिताजी संसार की सारी भाषाओं को बोल सकते थे। उनको दुनिया जानती है और हमारी तरह उनसे डरती हुई उनका सम्मान करते। मतलब लेखक के पिताजी को सारी दुनिया जानती है, उनके गांव वाले पूरा जानते हैं और उनसे डर के कारण नहीं, लेकिन उनका सम्मान करते हैं। हमें उनके संतान होने पर गर्व है। लेखक बोलते हैं कि हम उनके संतान हैं, इस बात के लिए हमें गर्व है। चलिए, अब हम आगे देखते हैं। कभी कभी वैसे ऐसा सालों में एक आध बार होता है। वे शाम को हमें अपने साथ टहलाने कहीं बाहर ले जाते हैं। मतलब कभी कभी लेखक के पिताजी उनको साथ में टहलाने के लिए ले जाते हैं। जब लेखक के पिताजी लेखक और उनके अपने बच्चों को घुमाने ले जाते थे तो उसके पहले क्या करते थे कि मुंह में तंबाकू भर लेते थे। तंबाकू के कारण वे कुछ बोल नहीं पाते थे। जब तंबाकू मुंह में रहता है तो वो कुछ बोल नहीं पाते हैं, मतलब उन्हें थोड़ी तकलीफ होती थी। वे चुप रहते। यह चुप्पी बहुत गंभीर, गौरवशाली, आश्चर्यजनक और भारी भरकम लगती। ये चुप्पी लेखक को कैसा लगता है? गंभीर, गौरवशाली, आश्चर्यजनक और भारी भरकम लगती थी। छोटी बहन कभी उनसे रास्ते में कुछ पूछना चाहती तो फौरन मैं उसका जवाब देने की कोशिश करता, जिससे पिताजी को बोलना ना पड़े। लेकिन जो लेखक की जो बेटी है वो कुछ पूछना चाहती है पिताजी से, तो क्या करते हैं, लेखक उनका जवाब दे देते हैं ताकि उनके पिताजी को बोलना ना पड़े। वैसे यह काम काफ़ी मुश्किल और जोखिम भरा होता है। ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है किसी का जवाब देना, क्योंकि अगर गलत हो गया तो पिताजी तो उसकी खैर मतलब वह डांटेंगे ना। क्योंकि मैं जानता था कि अगर मेरा सवाल गलत हुआ तो पिताजी को बोलना पड़ जाएगा। बोलने में उन्हें परेशानी होती थी। देखिए, जब ये लेखक गलत जवाब देंगे अपनी बहन को तो उनके पिताजी सही जवाब देने के लिए मुंह बोलेंगे, जिनसे उन्हें बोलने में परेशानी होगी। एक तो तंबाकू की पीक, जो तंबाकू का थूक होता है, वो निकालनी पड़ेगी। फिर जिस दुनिया में वे रहते हैं, मतलब जिस दुनिया में वो खोए रहते हैं, उस दुनिया से निकल के यहाँ तक आने में उन्हें एक कठिन दूरी तय करनी पड़ती है, और वहाँ से यहाँ आने में कठिन दूरी उन्हें तय करनी पड़ती। वैसे बहन के सवालों में कोई खास बात नहीं होती थी, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन पूछती थी, कोई वैसा नहीं था क्योंकि वो बच्ची थी ना, तो ऐसे ही मामूली क्वेश्चन पूछती थी। जैसे वह यही पूछ लेते थे कि सामने छिउले के सूखी टहनी पर बैठी उस चिड़िया को क्या कहते हैं। जैसे जो आंखों के सामने देखती है उसी को पूछ लेती है। मैं चूंकि सारी चिड़ियाओं को जानता था, लेखक सभी चिड़िया को जानता था, इसलिए बता सकता था कि वह नीलकंठ है। दशहरे के दिन उसे देखना चाहिए।
नीलकंठ को दशहरे के दिन देखना चाहिए। मेरी कोशिश रहती थी कि पिताजी को आराम रहे और वे सोचते रहे। लेखक का हमेशा यही सोचते थे कि उनके पिताजी को आराम रहे और वो जिस दुनिया में है वहीं रहे। चलिए, मेरी और मेरी माँ, लेखक और उनकी माँ दोनों की पूरी कोशिश रहती थी कि पिताजी अपनी दुनिया में सुख चैन से रहे। मतलब वो जिस यादों में खोए हैं, जहाँ वो गमगीन बातें सोच रहे हैं, वहीं वो खोए रहे। वह दुनिया हमारे लिए बहुत रहस्यपूर्ण थी। मतलब लेखक के लिए वो दुनिया मतलब एक रहस्य की तरह थी। लेकिन हमारे घर की और हमारे जीवन की बहुत सी समस्याओं का अंत पिताजी वहीं से करते थे। पिताजी जो है अपने घर की बहुत सारी समस्याओं का हल उसी दुनिया में रहते रहते वो करते थे। जैसे जब मेरी फीस की बात आई, एक बार क्या हुआ कि लेखक को फीस देना था। उस समय हमारे पास आखिरी गिलास भी गुम गया था और उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। सब लोग लोटा में पानी पीते थे। पिताजी 2 दिन तक बिल्कुल चुप रहे। तो पिताजी क्या किया कि 2 दिन तक कुछ बोले ही नहीं, बिल्कुल चुप रहे। 2 दिन तक लेखक के पिताजी बिल्कुल चुप रहे। माँ को भी शक हुआ कि पिताजी फीस की बात बिल्कुल भूल गए हैं या फिर इसका हल उनके बस की बात नहीं है। जब 2 दिन चुप रहे तो लेखक की माँ को लगा कि शायद पिताजी जो मैंने अपने बेटे की बात की थी फीस की, शायद वो भूल गए या फिर इनके जो हल है फीस देने की बात वो इनके बस में नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि तीसरे दिन सुबह सुबह पिताजी ने मुझे एक पत्र लिफाफे में रख कर दिया और शहर के डॉक्टर पंथ के पास भेजा। क्या किए कि लेखक के पिताजी लेखक को एक पत्र देते हैं, पत्र लिफाफे में रख के देते हैं और डॉक्टर पंथ के पास भेज देते हैं शहर में। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि जब डॉक्टर ने मुझे शरबत पिलाई, लेखक को बहुत आश्चर्य हुआ कि डॉक्टर ने मुझे शरबत पिलाई, मतलब इतना आदर सम्मान किया। घर के भीतर ले जाकर अपने बेटे से परिचय कराया। और क्या कराया कि घर के भीतर ले गया डॉक्टर और लेखक को अपने बेटे के साथ परिचय कराया और 100-100 के 3 नोट दिए। और परिचय कराने के बाद 100-100 के 3 नोट लेखक को दिए। हम पिताजी पे गर्व करते हैं, प्यार करते हैं, उनसे डरते हैं और उनके होने का एहसास ऐसा था जैसे हम किसी किले में रह रहे हो। मतलब जब लेखक के पिताजी रहते तो वो उनसे बहुत प्यार करते थे अपने पिताजी से और उनसे डरते भी थे। लेकिन ऐसा लगता था कि जहाँ वो रहते हैं वो वही एक बड़ा किला है। ऐसा किला है जिसके चारों ओर नहरें खुदी है। मतलब ऐसा किला है जिसके चारों ओर कभी भी गिर सकते हैं। बुर्जें बहुत ऊंची है, दीवारें सख्त लाल चट्टानों से बनी हुई है और हर बाहरी हमले के सामना हमारा किला अभेद हो। मतलब बाहर से जो भी परेशानी आती है वो लेखक के पिताजी वो सॉल्व कर देते हैं। पिताजी एक खूब मजबूत किला थे। मतलब पिताजी आने वाली समस्याओं के लिए एक मजबूत किला के समान थे। उनके परकोटे पर हम सब कुछ भूल कर खेलते थे और उन्हीं के सहारे ये सब कुछ भूल कर खेलते थे, दौड़ते थे और रात को खूब गहरी नींद मुझे आती थी। और रात को मतलब भय इन्हें नहीं लगता था कि ऐसा वैसा, और ये खूब गहरी नींद में सोते थे। चलिए, लेकिन उस दिन शाम को जब पिताजी बाहर से टहलकर आए तो उन्हें टखने पर पट्टी बंधी थी। लेकिन एक बार क्या हुआ कि पिताजी जब बाहर से टहल कर आए तो टखने पे पट्टी बंधी थी, जो उनके घुटना होता है उस पर पट्टी बंधी हुई थी। थोड़ी देर में गांव के कई लोग वहां आ गए और थोड़ी देर में ही मतलब जब ऐसा हुआ तो गांव के बहुत सारे लोग वहां आ गए। क्या हुआ कि एक दिन लेखक के पिताजी जब बाहर से टहल के आते हैं तो लेखक देखते हैं कि उनके जो घुटना है उस पर पट्टी बांधा हुआ है। और थोड़ी देर में जो सब लेखक के पिताजी को देखने वाले गांव वाले वहां आ जाते हैं। पता चला कि पिताजी को जंगल में तिरछ देखिए क्या पता चलता है कि पिताजी को जंगल में तिरछ यानी कि बिस्खापर जहरीले लिजार्ड ने काट लिया है। अब वो क्या पता चलता है कि पिताजी को जहरीले तिरछ ने काट लिया है। हम सब जानते हैं कि तिरछ के काटने पर आदमी बच नहीं सकता, और ये मतलब जानते थे कि तिरछ को अगर किसी व्यक्ति को काट लेता है तिरछ तो वो इंसान फिर बच नहीं पाता है। रात में लालटेन की धुंधली मटैली रोशनी में गांव के बहुत लोग आंगन में जमा हो गए। मतलब रात को समय था तो गांव के लोग लालटेन लिए हुए हल्की सी प्रकाश में बहुत सारे लोग लेखक के घर आ जाते हैं। पिताजी उनके बीच थे।
और पिताजी कहाँ थे, उन वो गाँव वालों के बीच में थे, ज़मीन पर बैठे हुए थे, और वो ज़मीन पे बैठे थे और गांव वाले उन्हें घेरे हुए था। फिर पास के गांव का एक चुटुआ नाई भी आया, और जो नाई था इनके पास का, जिसका नाम है चुटुआ, वो भी आया। वह अरड़ के पत्ते और कंडे की राख से जहर उतारता था। ये क्या करता था नाई, तो अरड़ के पत्ते और कंडे की राख से जहर को उतारता था। चलिए देखिए। तिरिच एक बार मैंने देखा था, लेखक बोलते हैं कि तिरिच को एक बार मैंने भी देखा था। तालाब के किनारे जो बड़ी बड़ी चट्टानों के ढेर थे, जो दोपहर में खूब गर्म हो जाते थे, उनमें से किसी चट्टान की दरार से निकलकर वह पानी पीने तालाब की ओर जा रहा था। ये कब देखे थे तिरिच को, तो जब तालाब के किनारे बड़ी बड़ी चट्टानें जहाँ पे होती है और गर्म हो जाती है वो चट्टानें धूप के कारण दोपहर में, तो उसी चट्टाने से क्या पानी पीने के लिए तिरिच निकल के पानी के तालाब की ओर जा रहा था, ऐसा देखे थे। चलिए। मेरे साथ थानू था। थानू कौन है, तो वो लेखक का दोस्त है। उसने बतलाया कि वह तिरिच है, और वही बतलाता है कि देखो ये तिरिच है। काले नाग से 100 गुना ज़्यादा उसमें जहर होता है। और ये थानू ये भी बताता है कि जितना काला नाग होता है उससे 100 गुना ज़्यादा जहर इस तिरिच में होता है। उसने बताया कि सांप तो जब काटता है तो उसके ऊपर पैर पड़ जाए और कोई ज़बरदस्ती उसे तंग करे। मतलब सांप कब काटता है, जब उसे कोई परेशान करे या फिर उसके ऊपर पैर ये सब पड़ जाता है, तब वो सांप काटता है इंसान को। लेकिन तिरिच तो नज़र मिलते ही दौड़ता है। लेकिन तिरिच के साथ ऐसा नहीं होता। जैसे ही नजर मिला तिरिच उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है, पीछे पड़ जाता है। उससे बचने के लिए कभी सीधे नहीं भागना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा चक्कर लगाते हुए गोल मोल दौड़ना चाहिए। और तिरिच जब पीछे पड़ जाए तो कभी भी सीधा नहीं भागना चाहिए, हमेशा गोल मरोड़ कर करके भागना चाहिए, मतलब टेढ़ा मेढ़ा चलना चाहिए। दरअसल जब आदमी भागता है तो जमीन पर वो सिर्फ अपने पैरों के निशान नहीं छोड़ता, बल्कि हर निशान के साथ वहाँ की धूल में अपनी गंध भी छोड़ता है। जब इंसान जब चलता है तो सिर्फ वो पैरों के निशान तो छोड़ता ही है, लेकिन उसी के साथ अपनी धूल भी छोड़ता है। जैसे कुत्ता कैसे सूंघ कर आ जाता है, उसी तरीके से तिरिच इसी गंध के सहारे दौड़ता है, और तिरिच इसी गंध के सहारे उस इंसान के पीछे दौड़ता है जिससे आंखें मिल जाती हैं। थानू ने बतलाया कि तिरिच को चकमा देने के लिए आदमी को यह करना चाहिए कि पहले तो बिल्कुल पास कदम रखकर जल्दी कुछ दूर दौड़े, फिर 4-5 बार खूब लंबी छलांग दे। तिरिच सूंघता हुआ दौड़ता आएगा। जहाँ पास पैर के निशान होंगे वहाँ उनकी रफ्तार खूब तेज हो जाएगी, और जहाँ से आदमी की छलांग मारी होगी वहाँ आकर उलझन में पड़ जाएगा। वह इधर उधर तब तक भटकता रहेगा जब तक उसे अगले पैर का निशान या उसकी बसी गंध नहीं मिल जाती। देखिए, जब तिरिच पीछे पड़ जाए तो ऐसा नहीं है कि उससे बचने के लिए पहले पास मतलब ऐसे भागना चाहिए। देखिए यहाँ पे ऐसे भागना चाहिए, पहले ऐसे पास में रखना चाहिए, फिर उसके बाद लंबी छलांगे लेना चाहिए, जिससे तिरिच क्या है कि ऐसे दौड़ता तुम रफ्तार में आएगा यहाँ तक, और उसके बाद यहाँ पे आके सोचने लगेगा कि किधर गया, इधर गया कि इधर गया, लेकिन फिर गोल घूमेगा जब तक वहीं पे उलझन में पड़ा रहेगा, जब तक उसे अगले पैर का निशान नहीं मिल जाता। चलिए अब आगे देखते हैं। हमें तिरिच के बारे में दो बातें और पता थी, और लेखक को तिरिच के बारे में इतना तो पता था ही, लेकिन इसके अलावा 2 बातें और पता थी। एक तो यह कि जैसे ही वह आदमी को काटता है वैसे ही वह वहाँ से भागकर किसी जगह पेशाब करता है और उस पेशाब पर लौट जाता है। अगर तिरिच ने ऐसा कर लिया तो आदमी बच नहीं सकता। अगर उसे बचना है तो तिरिच के पेशाब से लौटने के पहले खुद किसी नदी, कुएं या तालाब में डुबकी लेना चाहिए, या फिर तिरिच को ऐसा करने से पहले उसे मार देना चाहिए। देखिए क्या होता है। पहली बात ये पता चलती है कि जब तिरिच काटता है तो वो जल्दी भाग के कहीं पे पेशाब करता है और उस पर लौटने लगता है, जिससे इंसान की मृत्यु जल्दी हो जाती है। लेकिन इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए कि या तो पहले तिरिच को मार देना चाहिए ऐसा करने के पहले, या फिर उसे खुद ऐसा करने से पहले नदी या तालाब में डुबकी लगा लेना चाहिए। अब दूसरी बात क्या है, तो दूसरी बात यह कि तिरिच काटने के लिए तभी दौड़ता है जब उसकी नज़र टकरा जाए। अगर तिरिच को देखा तो
उससे कभी नज़र मत मिलाओ। आँख मिलाते ही वह आदमी की गंध पहचान लेता और पीछे लग जाता है। फिर तो आदमी चाहे पूरी धरती का चक्कर लगा ले, तिरिच पीछे पीछे आता है। देखिए दूसरी बात क्या है कि तिरिच जब आँख मिलाता है तो उसकी गंध पहचान लेता है और फिर आदमी कहीं भी भाग ले, तिरिच उसे ढूंढ ही निकालता है। चलिए आगे देखते हैं। मैं भी तमाम बच्चों की तरह उस समय तिरी से बहुत डरता था। मतलब ये भी तिरी से उस समय बहुत डरते थे जब इसकी बातें सुने थे। मेरे 2 स्वप्न में सबसे खतरनाक पात्र 2 ही था। इसके जो सपने में आते थे बुरे सपने, उसमें 2 खतरनाक कैरेक्टर थे। पहला था क्या, एक हाथी और दूसरा क्या था, तिरिच। इनका जो सपना आता था उसमें खतरनाक पात्र क्या था, तो पहला तो एक हाथी था और दूसरा क्या था, तिरिच था। हाथी तो फिर भी दौड़ता दौड़ता थक जाता है, लेकिन हाथी तो दौड़ते दौड़ते थक जाता है ना। और मैं पेड़ पे चढ़कर बच जाता। जब लेखक को सपना आता था कि हाथी मेरे पीछे लग गया तो वो क्या करते थे कि पेड़ पे चढ़ जाते थे और फिर उड़ने लगता था। लेकिन फिर मतलब सोचते थे कि चलो अब तो मैं बच गया हाथी से। लेकिन तिरिच उसके सामने तो मैं किसी इंद्रजाल में बन जाता हूँ। मतलब कि वो इससे नहीं बच पाता है। मैं सपने में कहीं जा रहा होता हूँ तो वो अचानक ही किसी जगह पर वो मिल जाता है। जब ये सपने में कहीं जा रहे होते हैं तो अचानक ही उनको तिरिच मिल जाता है। उसकी जगह तय नहीं थी, मतलब कहीं से भी तिरिच आ जाता था। उसकी कोई जगह तय नहीं थी कि मैं सपने में यहाँ पे जाऊँगा तो तभी मुझे तिरिच दिखेगा। कोई ज़रूरी नहीं था कि वो चट्टानों के दरारों में, पुरानी इमारतों के पिछवाड़े या किसी झाड़ी के पास ही दिखे। वो मुझे बाजार में, सिनेमा में, हॉल में, किसी दुकान या मेरे कमरे में भी दिख सकता था। देखिए क्या होता था कि ज़रूरी नहीं कि वो चट्टाने में ही दिखे, पुरानी इमारतों या पिछवाड़े में ही दिखे, मतलब घर के इमारतों के जो पीछे वाला हिस्सा होता है उसी में दिखे। वो तो कहीं भी दिख जाता था लेखक को। जब सिनेमा हॉल में, जब ये सपने की बात कर रहे हैं, जब वो सपने में ऐसा करते थे ना तो उन्हें अपने रूम में भी तिरिच दिख जाता था। मैं सपने में कोशिश करता था कि उसकी नज़र ना मिल पाए, और ये कोशिश क्या करते थे कि मेरी नज़र जो है तिरिच की नज़र से ना मिल पाए। लेकिन वो इतना परिचित आंखें से मुझे देखता था कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाता था, और आंखें मिलते ही उसकी नज़र बदल जाती थी। वो दौड़ता था, मैं भागता था। देखिए क्या होता था कि उसकी आंखें देखने में इतनी अच्छी लगती थी कि लेखक अपने आप को रोक नहीं पाते थे कि मैं उसको ना देखूं, और उसे देखने के लिए जैसे ही आंखें मिलाते थे बस तिरिच उसके पीछे दौड़ने लगते थे और लेखक फिर भागने लगते थे। चलिए क्या है अभी यहाँ पे देखते हैं। मैं गोल गोल चक्कर लगाता था। ये क्या करते थे, उससे बचने के लिए गोल गोल चक्कर लगाते थे। जल्दी जल्दी पास पास डग भरकर खूब लंबी लंबी छलांगे लगाने लगते। जैसा थानू ने बताया था ऐसा करना चाहिए, वैसे ये करने लगते। पहले जल्दी जल्दी चलते, फिर एकदम छलांगे लगाने लगते थे। उड़ने की कोशिश करता, किसी ऊंची जगह पर चढ़ जाता, लेकिन मेरी 1000 कोशिश के बावजूद वह चकमा नहीं खाता था। लेकिन इतना ही कोशिश करते थे फिर भी वो पीछा नहीं छोड़ता था। वह मुझे बहुत घाघ, समझदार, चतुर और खतरनाक लगता। ये मतलब लेखक बोलते हैं कि तिरिच जो मुझे बहुत समझदार, चतुर, खतरनाक लगता था। मुझे लगता था कि वह मुझे खूब अच्छी तरह से जानता। उसकी आंखें मेरे लिए परिचय में जो चमक थी, उससे मुझे लगता था कि वो मेरा ऐसा शत्रु है जिसे मेरे दिमाग में आने वाले हर विचार के बारे में पहले ही पता चल जाता है। ये लेखक बोलते हैं कि वो मेरा ऐसा शत्रु है जैसा मैं दिमाग में कुछ सोचता हूँ और उसे पहले ही पता चल जाता है। मेरा सबसे खौफनाक, यातनादायक, भय, एकांत और बेचैनी से भरा यही सपना था। और जो सपना सबसे डरावना लेखक का था वो यही था, तिरिच वाला। भागते भागते मेरा पूरा शरीर थक जाता। मतलब जब लेखक सपने में भागते हैं तो उनका पूरा शरीर थक जाता है, फेफड़े फूल जाते थे और मैं पसीना से लथपथ होकर बेदम होने लगता था। मतलब ये पसीना उस पर ऐसा सपने में महसूस करता है कि पूरा लथपथ मेरा शरीर है। और एक बहुत ही डरावनी, सुन कर डालने वाली मृत्यु मेरे बिल्कुल करीब आने लगती। मतलब अब इन्हें ऐसा लगता कि अब तो मेरी मृत्यु निश्चित है। मैं जोर से चीखता, रोने लगता, पिताजी को, थानू को या माँ को पुकारता। फिर मैं जान जाता कि ये सपना है। ये क्या होता है कि सपने में ही जोर से चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं, और इतने में ही वो जाग जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि ये तो सपना था। लेकिन यह पता चल
जाने के बावजूद मैं अच्छी तरह से जानता था कि तब भी मैं अपनी मृत्यु से नहीं बच सकता। मतलब ये जानते थे कि सपना है, लेकिन फिर भी इन्हें लगता है कि मैं अपनी मृत्यु से नहीं बच सकता। इसे एकदम बिल्कुल रियल लगता था कि सच में मेरे पीछे तिरिच पड़ चुका है और अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। मृत्यु नहीं, तिरिच द्वारा अपनी हत्या से, मतलब वो क्या डर लगता था, मृत्यु नहीं मतलब तिरिच, जब तिरिच के द्वारा मृत्यु होगा उससे डर इनको लगता था। और ऐसे में मैं सपने में ही कोशिश करता था कि मैं किसी तरह भाग जाऊं। ये सोचते थे सपने में ही कि मैं किसी तरह यहाँ से जल्दी भाग जाऊं। मैं पूरी ताकत लगाता, ये लेखक के पास जितना भी ताकत था वो सारा अपना लगा देते हैं उससे बचने के लिए। कई बार बिल्कुल ऐन मौके पर मैं जागने में सफल हो जाता। और ऐसा होता था जब वो सपना देखते रहते थे तो कभी कभी ऐसा होता था एकदम सही टाइम पे वो जग जाते थे। माँ बतलाती है कि मुझे सपने में बोलने और चीखने की आदत है। कई बार मुझे नींद में, और माँ बाद में जब उठता है, ये चिल्ला कर लेखक उठते हैं तो माँ बोलती है कि तुम्हें नींद में बोलने और चीखने की आदत है। और उन्होंने कई बार माँ उनको देखा भी था, ऐसा देखे भी और सुने भी ऐसा करते हुए, चिल्लाते हुए भी देखे और रोते हुए भी देखे थे। जब ये सपने में ही रोते थे कि मुझे बचाओ, तो माँ ने देखा था। ऐसे में उन्हें मुझे जगा डालना चाहिए, लेकिन ऐसे जब स्थिति आता है कि बच्चा रो रहा है तो उन्हें, माँ को क्या करना चाहिए कि जगा देना चाहिए ताकि वो सपना टूट जाए। लेकिन माँ क्या करती थी, वे माथे पे सहलाकर मुझे रजाई से ढक देती थी और मैं उसी खौफनाक दुनिया में अकेला छोड़ दिया जाता था। अपनी मृत्यु बल्कि अपनी हत्या से बचने की कोशिश में मैं भागता दौड़ता चीखता। देखिए माँ क्या करती थी, ऐसी स्थिति में माँ को जगा देना चाहिए। लेखक के हिसाब से लगता है कि माँ को मुझे ऐसी स्थिति में जगा देना चाहिए, लेकिन माँ क्या सोचती है कि शायद और वो और अच्छे से ऐसे सहला के अपने बच्चे को सुला देती है। और लेखक क्या उसी खौफनाक, मतलब उसी सपने में रह जाते हैं। वैसे धीरे धीरे मैं अनुभवों से यह जान लिया था कि आवाज़ ही ऐसे मौके पे मेरा सबसे बड़ा अस्त्र है जिससे मैं तिरिच से बच सकता हूँ। और लेखक को धीरे धीरे पता चल गया था कि जो मेरी आवाज़ है उसी से मैं तिरिच से बच सकता हूँ। लेकिन दुर्भाग्य से हर बार इस शास्त्र की याद मुझे बिल्कुल अंतिम समय पे आती है। देखते हैं जब हम लोग को कोई डरावना सपना आता है तो हम लोग लास्ट समय पे अपना चीखते हैं और जिससे हमारी आंखें खुल जाती है। तब जब वह मुझे बिल्कुल पा लेने वाला, मतलब बिल्कुल मार देने वाला होता है। अपनी हत्या की सांसें मुझे छूने लगती है। मौत के नशे में भरे एक निर्जीव लेकिन डरावने अंधेरे में मैं घिर जाता। लगता मेरे नीचे कोई ठोस आधार नहीं है, मैं हवा में हूँ। और वो पल आ जाता है जब मेरे जीवन का अंत होने वाला है। और लेखक को सपने में वो पल आ जाता है जब वो मरने वाले होते हैं। तभी बिल्कुल इसी एक बहुत ही छोटे और नाजुक पल मुझे अपने इस अस्त्र की याद आती है और मैं जोर से बोलने लगता हूँ। इस आवाज़ के सहारे मैं सपने से बाहर निकल आता हूँ और मैं जाग जाता हूँ। और लास्ट में जब ऐसा होने लगता है तो वो बोलते हैं, चिल्ला के बोलते हैं और जिससे उनका सपना टूट जाता है और वो बाहर आ जाते हैं इससे। कई बार माँ मुझसे पूछते हैं कि क्या हो गया, मतलब जब ये चिल्लाकर उठते हैं तो माँ इनके पूछती है कि अरे क्या हो गया। तब मेरे पास इतना भाषा नहीं था कि उन्हें सब कुछ एक एक चीज़ें उसी तरह बता पाता जिस तरह अपनी इस असमर्थता के बारे में मुझे खूब पता था। और इसी वजह से मैं एक अजीब सी तनाव, बेचैनी और सहायता में भर जाता और अंत में हार कर बस इतना ही कह पाता कि बहुत डरावना सपना था। मतलब आप लोग ने भी अगर मतलब कल्पना करिए यहाँ पे इमेजिनेशन कि कोई डरावना सपना आता है और अचानक आप उठ जाते हैं, तो अगर मम्मी आपसे पूछेगी कि क्या हुआ तो क्या आप वो जो उतना भी सपने में एक एक चीज़ आप बता पाएंगे? नहीं। तो लास्ट में क्या आप लोग बोलेंगे कि हाँ बहुत डरावना सपना देखा माँ मैंने। क्योंकि उठने के बाद क्या होता है कि हम लोग 90% सपने के भाग को भूल जाता है और सिर्फ याद कितना रह जाता है, 5% ही। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए जाने क्यों शक था कि पिताजी ने उसी तिरिच ने काटा और जिसे मैं पहचानता था और जो मेरे सपने में आता था। और जो लगता है कि मेरे पिताजी को जो तिरिच काटा है वो उसी तिरिच ने काटा है जो मेरे सपने में मुझे मारने के लिए आता था। लेकिन एक अच्छी बात यह थी कि जैसे ही वह तिरिच पिताजी को काट कर भागा, पिताजी ने उसका पीछा करके उसे मार डाला था। लेकिन एक अच्छा बात क्या हुआ कि जैसे ही वो तिरिच काटता है लेखक के पिताजी को, वैसे ही क्या करते हैं उनके पिताजी तिरिच को मार डालते हैं।
तय था कि अगर वो फ़ौरन उसे नहीं मार पाते तो वो पेशाब करके उसमें ज़रूर लौट जाते। मतलब कि अगर वो लेखक के पिताजी ऐसा नहीं करते तो क्या करता, तिरिच से दूर कुछ दूर जाता, पेशाब करता और उस पर लौट जाता। फिर पिताजी किसी हाल में नहीं बचते, और अगर वो तिरिच ऐसा कर देता तो फिर पिताजी का बचना नामुमकिन था, मतलब वो बच नहीं पाते। यही वजह थी कि पिताजी को लेकर मुझे इतनी चिंता नहीं रह गई थी। अब ये सोचे कि चलो पिताजी ने मार दिया तो उतना चिंता नहीं रह गया कि अब बचने का चांस है, बल्कि एक तरह की राहत और मुक्ति की खुशी मेरे भीतर धीरे धीरे पैदा हो रही थी। ये कहा था कि धीरे धीरे उनके अंदर मतलब पैदा हो रही थी कि चलो पिताजी ने तिरिच को मार दिया। कारण देखिए, कारण क्या था। एक तो यही कि पिताजी ने तिरिच को तुरंत मार डाला था, और दूसरा यह कि सबसे खतरनाक पुराना परिचित शत्रु आखिरकार मर चुका था, उसका वध हो गया था, और अब मैं अपने सपने के भीतर कहीं भी बिना किसी डर के सीटी बजाता हुआ घूम सकता था। देखिए, लेखक के खुश होने की जो अंदर में खुशी उत्पन्न हो रही थी उसके दो कारण था। पहला ये कि पिताजी ने उसका वध कर डाला था, और दूसरा ये था कि अब मैं सपने में वो जो मेरा शत्रु था वो अब मर चुका था, और मैं अपने सपने में कहीं भी सीटी बजाते हुए घूम सकता था। उस रात देर तक हमारे गांव आंगन में भीड़ रही आई। मतलब जब लेखक के पिताजी को काटा थी इसने तो उस रात आंगन में उनकी भीड़ रही। पिताजी की झाड़ फूंक चलती रही और सब लोग उन्हें बचाने की कोशिश करते रहे। कांटे के जख्म पर चीर का खून भी बाहर निकला, और जहाँ पे काटा था वहाँ पे काट कर वहाँ पे का खून बाहर निकाला गया ताकि उसमें जहर ना फैले। कुएं में डालने वाली लाल दवा, देखिए कुएं में डालने वाली लाल दवा का नाम क्या है, पोटासियम परमैंगनेट, जख्म में भरा गया। जो वहाँ पे जख्म हो गया उसमें पोटासियम परमैंगनेट को भर दिया गया, और मैं निश्चित था, मतलब लेखक अब निश्चित हो गया कि अब मेरे पिताजी को कुछ नहीं होगा। अब देखिए, अगली सुबह पिताजी को शहर जाना था, और लेखक के पिताजी को अगली सुबह ही जिस रात को तिरिच काटा था उसके नेक्स्ट दिन पिताजी को शहर जाना था। अदालत में पेशी थी, अदालत में इनका कुछ चल रहा था केस, उसकी पेशी थी। उनका नाम सम्मन आया था, मतलब उसके नाम का चिट्ठी आया था कि आपको बुलाया गया। हमारे गांव में लगभग 2 किलोमीटर दूर निकलने वाली सड़क से शहर के लिए बसें गुजरती थी, और लेखक का घर जो था वो गांव में था, उसे 2 किलोमीटर जाना पड़ता था तब जाके बस को मिलती थी। उनकी संख्या दिन भर में मुश्किल से 2-3 थी, और जो शहर जाने वाली बस थी उसकी संख्या कितनी थी, 2 ही 3 बसें जाती थी। गनीमत थी कि पिताजी जैसे ही सड़क पर पहुंचे, शहर आने वाला पास के गांव का एक ट्रैक्टर उन्हें मिल गया। जैसे ही पिताजी सड़क पे पहुंचते हैं शहर जाने के लिए, वैसे ही क्या हुआ कि पास से शहर से जो ट्रैक्टर आता है, मतलब गांव का ट्रैक्टर जो शहर जाता है सामान लेकर, वो उन्हें मिल गया। ट्रैक्टर में बैठे हुए लोग उन्हें उनके पहचान के थे, और जो वहाँ पे ट्रैक्टर में जो भी बैठे हुए पैसेंजर थे वो लेखक के पिताजी को जानते थे। ट्रैक्टर 2-2.5 घंटे में शहर पहुंच जाने वाला था, और ट्रैक्टर में जाने में कितना दूरी लगता था, 2-2.5 घंटे, यानी अदालत खुलने के से काफ़ी पहले। अदालत अगर 9 बजे खुलने वाला है तो लेखक जी वहाँ पे 7 बजे पहुँचेंगे, इतना पहले वो पहुँचने वाले थे। रास्ते में तिरिच वाली बात चली, और रास्ते में क्या हुआ कि लेखक के पिताजी सब लोगों को तिरिच वाली बात बताती है। पिताजी ने अपना टखना उन लोगों को दिखलाया, और अपना टखना भी दिखलाया जहाँ पे तिरिच काटता है। ट्रैक्टर में पंडित राम अवतार भी थे, और ट्रैक्टर में कौन थे, पंडित राम अवतार भी थे। बाकी पैसेंजरों की तरह वो भी जा रहे थे शहर में। उन्होंने बताया कि तिरिच के जहर की एक खासियत यह भी है कि कभी कभी ये 24 घंटे बाद ठीक उसी वक्त जिस वक्त पिछले दिन तिरिच ने काटा था अपना असर दिखाता है। मतलब पंडित राम अवतार बताते हैं कि 24 घंटे बाद फिर से शायद ये जहर जो आपको काटा है तिरिच, उसका असर दिखाने लगेगा। इसलिए अभी पिताजी को निश्चित नहीं होना चाहिए, इसलिए अभी पिताजी को मतलब निश्चित नहीं हो जाना चाहिए कि अब कुछ नहीं होगा। ट्रैक्टर के लोगों ने पिताजी का ध्यान एक और बड़ी गलती की ओर खींचा। देखिए, एक और बड़ी गलती की ओर क्या खींचा, बोलते हैं कि आपने एक और बड़ी गलती कर दी। उनका कहना था कि यह तो पिताजी ने ठीक किया कि तिरिच को फौरन मार डाला, लेकिन इसके बाद भी तिरिच को यूं नहीं छोड़ देना चाहिए।
उसे कम से कम जला जरूर देना चाहिए था। मतलब बोलते हैं कि आपने ये तो अच्छा किया कि उसे पेशाब करने से पहले आपने मार दिया, ये तो अच्छा किया, लेकिन आपको उसे उसके शरीर को वहाँ पे ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए था, आपको उसे जला देना चाहिए था। उन लोगों का कहना था कि बहुत से कीड़े मकोड़े और जीव जंतु रात के चंद्रमा की रोशनी में दोबारा जी उठते हैं। चांदनी में ओस और शीत होती है, उसमें अमृत होता है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि जिस सांप को मरा हुआ समझकर रात में यूं फेंक दिया जाता है, उसका शरीर चांद की शीत में भीग कर दोबारा जी उठता और वो भाग जाता है। वह हमेशा बदला लेने की ताक में रहता है। उन लोग बोलते हैं कि बहुत सारे ऐसे कीट मकोड़े को देखा गया जो रात में जो चंद्रमा की ओस आती है वो उनके लिए अमृत होती है और उसे पीकर वो जी उठते हैं और वहां से भागकर हमेशा इसी फिराक में रहते हैं कि वो इंसान मुझे फिर मिल जाए, उससे वो बदला ले ले। चलिए। ट्रैक्टर के लोगों को शक था कि कहीं ऐसा ही ना हो, मतलब जो सांप के साथ हुआ वैसा तिरछ के साथ ना हो, कि रात में जी उठने के बाद तिरछ पेशाब करके उसमें लौट जाए। मतलब उसमें जो अमृत होती है उसे पी कर वो जग जाए और पेशाब करके उस पर लौट जाए। ऐसा हुआ तो 24 घंटे बीतते बीतते, मतलब अगर ऐसा हो गया तो 24 घंटे बीतते बीतते ठीक उसी घड़ी के आने पर तिरछ का जानलेवा जहर पिताजी पर चढ़ना शुरू हो जाएगा। और क्या होगा अगर ऐसा हुआ तो उसी समय पिताजी पे, जिस समय अगर वो पेशाब करके लौट गया तो उसी समय पिताजी पे चढ़ना जहर शुरू हो जाएगा। उन लोगों ने सलाह भी दी कि पिताजी को वहीं से वापस लौट जाना चाहिए और अगर संयोग से, देखिए बोलते हैं सब लोग बोलते हैं कि आप यहीं से लौट जाइए और बोलते हैं कि अगर संयोग से, मतलब अगर आपको तिरछ की लाश मिल जाती है, उस तिरछ की लाश उसी जगह पड़ी हो तो उसे अच्छी तरह से जलाकर राख कर देना चाहिए। लेकिन पिताजी ने उन्हें बताया कि पीसी कितनी जरूरी है। यह तीसरा संबंध था और अगर इस संबंध में वे अदालत में हाजिर न हुए तो गैर जमानती वारंट निकलने का डर है। पेशी भी हमारे उसी मकान के लिए थी जिनमें हमारा परिवार रह रहा था। वकील को पिछले 2 बार की पेशी में फीस भी नहीं दी जा सकती थी और कहीं अगर उन्होंने लापरवाही दिखला दी और जज सनक गया तो हमारी कुकड़ी डिगड़ी भी करवा देगा। देखिए क्या बोलते हैं, जब ट्रैक्टर में बैठे पैसेंजर बोलते हैं कि आपको यहाँ से लौट जाना चाहिए और तिरछ की लाश अगर मिल जाए तो उसे अच्छी तरह से जला देना चाहिए, लेकिन लेखक के पिताजी क्या बोलते हैं कि हमारा शहर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जो हमारा घर है उस पर हमारा अदालत में सुनवाई है। अगर ऐसा नहीं किए तो फिर हमें जेल जाना पड़ेगा और हमारा परिवार कहाँ जाएगा। विचित्र स्थिति थी कि अगर पिताजी उस तिरछ की लाश जलाने के लिए ट्रैक्टर से उतरकर वहीं से गांव लौट आते तो गैर जमानती वारंट के तरह वे गिरफ्तार कर लिए जाते और हमारा घर छीन जाता, अदालत हमारे खिलाफ हो जाती। देखिए अब इनके सामने बहुत गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि अगर वो वापस गए तो जो वो गिरफ्तार कर लेंगे, जो अदालत के द्वारा वारंट निकलेगा उसके तहत वो गिरफ्तार कर लेंगे और उनका जो घर है जिसमें उनका परिवार रह रहा वो भी उनसे छीन जाएगा। अब वो क्या करते हैं देखिए क्या होता है। लेकिन पंडित रामोतौर एक वैद्य भी थे। जो पंडित रामोतौर थे वो एक वैद्य यानी कि डॉक्टर भी थे। ज्योतिष पंचांग के अलावा उन्हें जड़ी बूटियों की बड़ी गहरी जानकारी थी। पंडित थे तो ऐसे तो जो पंचांग होती उनकी जानकारी थी, लेकिन उसके साथ साथ वैद्य होने के साथ साथ उन्हें जड़ी बूटियों की भी जानकारी थी। उन्होंने सुझाया कि एक तरीका ऐसा है जिससे पिताजी की पेशी में हाजिर भी हो सकता है और तिरछ के जहर 24 घंटे के बाद बच भी सकते हैं। अब पंडित रामोतौर उन्हें एक उपाय बताते हैं कि आपके पास एक और उपाय है जिससे आप पेशी में भी शामिल हो सकते हैं और जो खतरा है वो भी टल सकता है। उन्होंने बताया कि चरक का निचोड़ इस सूत्र में है और विष ही विष की औषधि है। बोलते हैं कि विष जो विष है उसी की औषधि है, जैसे लोहे को काटता है वैसे विष की औषधि है। अगर धतूरे के बीज कहीं मिल जाए उस तिरछ के जहर को काट तैयार कर सकते हैं। मतलब अगर धतूरे का बीज अगर मिल जाता है तो उस बीज से इस तिरछ के जहर का काट हम लोग निकाल सकते हैं।
अगले गांव सामतपुर में ट्रैक्टर रोक दिया गया। मतलब जो अगला गांव था सामतपुर जिसका नाम था, उसमें ट्रैक्टर को रोका गया और एक तेली के खेत में, तेली यानी कि सरसों के खेत में धतूरे के पौधे को आखिरकार खोज निकाले। मतलब सब लोग धतूरे के पौधे को खोज निकालते हैं। धतूरे के बीज को पीसकर उसे तांबे के पुराने सिक्के के साथ उबालकर काढ़ा तैयार किया जाता है। और धतूरे के बीज को क्या करते हैं कि पीस लिया जाता है और इसे तांबे के पुराने सिक्के के साथ उबालकर काढ़ा तैयार कर लिया जाता है। काढ़ा बहुत कड़वा था। मतलब धतूरे के बीज का काढ़ा जो था वो बहुत ज़्यादा कड़वा था, इसलिए उन्हें चाय में मिलाकर दिया गया। और उसे पिलाने के लिए क्या किए कि पंडित रामत और उन्हें चाय में मिलाकर दिए और पिताजी ने वह चाय पिला दी गई और पिताजी को वो चाय पिला दी गई और पिताजी ने पी भी ली। इसके बाद सभी निश्चित हो गए। इसके बाद सब बोले कि अब चलो, अब कोई भी खतरा नहीं बचा है। एक बहुत बड़े खतरे से पिताजी को निकालने की कोशिश हो रही थी। मतलब सभी लोग क्या कोशिश कर रहे थे कि पिताजी की जान बच जाए। वैसे मुझे तिरिस के बारे में तीसरी बात भी पता थी। अब लेखक को दो बात तो पता और थी, लेकिन अब तीसरी बात क्या थी वो देखते हैं। जो पिताजी के जाने के कई घंटे बाद अचानक याद आई। मतलब जब लेखक के पिताजी शहर चल जाते हैं, उसके कई घंटे बाद लेखक को याद आती है तीसरी बात। यह बात सांप के उस बात से मिलती जुलती है जिसके फलस्वरूप आगे चलकर कैमरे का आविष्कार हुआ था। और ये उसी बात से जिसके बारे में सांप बोले थे ना कि उसके आँख में उस इंसान का चित्र रह जाता है, जिसके कारण कैमरे का आविष्कार हुआ, उसी बात से मिलती जुलती है। माना यह जाता है कि अगर कोई आदमी सांप को मार रहा हो तो उसके मरने से पहले वह सांप अंतिम बार अपने हत्यारे के चेहरे को पूरी तरह से बहुत गौर से देखता है। आदमी उसकी हत्या कर रहा होता है और सांप एक टाकी बांधकर उस आदमी के चेहरे को एक एक बारीकी को अपने आँख के भीतरी पर्दों में दर्ज कर रहा होता है। सांप की मृत्यु के बाद सांप की आंखें के भीतरी पर्दे पर उसी आदमी के चित्र स्पष्ट दर्ज हो जाती है। देखिए अब क्या है, यहाँ पे आप लोगों ने नागिन तो सीरियल देखा ही होगा। उसमें क्या होता है कि उसकी माँ को मार दिया जाता है, लेकिन जब उसकी बेटी उनकी आँख को फाड़ कर देखती है तो उसमें उस सारे कातिलों का चेहरा नजर आ जाता है और जिसके बाद उसकी बेटी उससे बदला लेने के लिए पहुँचती है। वही बोलते हैं, वही चीज़ इसमें बताया गया कि आँख के जो सांप के आँखें में उस हत्यारे का सारी चीज़ें चेहरा उसमें बन जाता है। बाद में आदमी के जाने के बाद देखिए, बाद में जब आदमी चला जाता है मारकर, उस सांप का दूसरा जोड़ा आकर उस पर मरे हुए सांप की आंख के भीतर झांकता है और इस तरह से हत्यारे को पहचान लिया जाता है। सारे सांप उसे पहचानने लगता है, फिर वह कहीं भी चला जाए उससे बदला लेने की फिराक में वे रहते हैं। हर सांप उसका शत्रु होता है। देखिए क्या होता है कि अब वो मार के तो चला गया, लेकिन जब दूसरा जोड़ा देखता है कि मेरे जो पहले जोड़े को इसने मारा है, तो वो उसे पहचान लेता है और हमेशा इसी फिराक में रहते हैं, उससे बदला लेने की फिराक में रहते हैं। अब लेखक को क्या शक था? मुझे शक था कि मेरे पिता की मरे हुए तिरिच की आंखों के भीतरी पर्दे पर पिताजी का चेहरा दर्ज होगा। इन्हें मतलब शक हो रहा था कि मेरे जो पिताजी हैं उसके तिरिच के भीतरी पर्दे पे पिताजी का चेहरा दर्ज हो गया होगा। कोई दूसरा तिरिस आकर उसकी लाश के आँख में झांकेगा और पिताजी को पहचान लिया जाएगा। मतलब अगर कोई दूसरा तिरिस उसकी आँख में झांकेगा तो पिताजी को पहचान लेगा। मेरे भीतर इस बात को लेकर बेचैनी पैदा हो रही थी। मतलब लेखक ये सोच के बहुत ज़्यादा डर रहे थे कि अब क्या किया जाए और पिताजी ने यह सतर्कता क्यों नहीं बरती। मतलब ये बात क्यों नहीं वो वहाँ पे देखे। मतलब जैसे उन्होंने उसको मार डाला वैसे ही क्या करना चाहिए था, उन्हें तिरिच को मारने के साथ ही किसी पत्थर से उसकी दोनों आंखों को कुचलकर फोड़ देना चाहिए था। अब ये बोलते हैं कि ये जो मार दिए थे उसके बाद उनकी आंखों को फोड़कर कुचल देना चाहिए था, जिससे उनका प्रतिबिंब ना बने। लेकिन अब क्या हो सकता है, मतलब अब कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो तो बात बीत चुकी है। पिताजी शहर जा चुके थे और मेरे सामने उलझने और चुनौती थी कि गांव के पास इतने फैले जंगल को किस जगह तिरिच को मारकर उन्होंने छोड़ा था, वो जगह मैं खोज निकालूं। अब लेखक के पास ना एक रास्ता था कि वो गांव में जाए और तिरिच के लाश को देखे और उन्हें जलाकर मतलब उसकी आंखें फोड़कर अपने पिताजी की जान को बचा ले।
मैं थानू के साथ बोतल में मिट्टी का तेल, दिया, सलाई और डंडा लेकर जंगल में तिरिस की खोज में भटकता रहा। मैं उसे अच्छी तरह से पहचानता था, वह मुझे अच्छी तरह से। थानू निराश था। देखिए अब क्या करते हैं लेखक, अपने दोस्त के साथ बोतल में मिट्टी का तेल और सलाई डंडा लेकर तिरिस की खोज में निकल पड़ते हैं। और तिरिस लेखक तिरिस को अच्छी तरीके से जानते थे। फिर मुझे अचानक ही लगने लगता है कि इस जंगल में मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मतलब लेखक जब उस जंगल में जाते हैं तो उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि अरे मैं तो इस जंगल को अच्छे से जानता हूँ। एक एक पेड़ मेरे परिचित निकले। मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि मैं सारे पेड़ को देखा हूँ कहीं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब जो घटना हमारे सामने घटती है उन्हें लगता है कि मैंने तो ये पहले मेरे साथ घट चुकी है। इसी जगह से कई बार सपने में तिरिस से बचने के लिए भागा था। और उन्हें जंगल को देखकर लगता है, जो पेड़ देखते हैं उन्हें लगता है कि अरे ये तो वही जगह है जहाँ पे मैं तिरिस से बचने के लिए भागा था। मैंने गौर से हर तरफ देखा, बिल्कुल यही जगह थी। मतलब हर तरफ वो देखते हैं कि अरे कहीं यही तो नहीं जगह है, और उन्हें बिल्कुल वही जगह लगी थी जो वो सपने में देखते थे। मैंने थानू को बतलाया कि एक सकरा सा नाला इस जगह से कितनी दूर दक्षिण की तरफ बहता है। नाले के ऊपर जहाँ बड़ी बड़ी चट्टानें हैं वहाँ कीकर का एक बहुत पुराना पेड़ है। मतलब ये उसके बारे में थानू को बताने लगता है कि अरे मैं तो इस जंगल को जानता हूँ। और वे वही कुछ चीज़ें बताने लगते हैं जिस पर बड़े शहद के छत्ते हैं, और ये सब बताते हैं। ये उन्हें देखकर लगता है कि वे कई शताब्दियों पुराने, मतलब शहद को ऐसा देखकर लगता है कि वो कई शताब्दियों से यहाँ पे जमे हुए हैं। मैं उस भूरे रंग की चट्टानों को जानता था। मतलब लेखक वहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी उन्हें ऐसा लगता है कि मैं तो इन सबको जानता हूँ। जो बरसात भर नाले की पानी में आधी डूबी रहती थी, और बरसात में क्या वो चट्टानें आधी पानी में डूबी रहती थी, और बारिश के बीच जाने पर वो बाहर निकलती थी। मतलब पानी जब सूख जाता था तब वो बाहर आती थी, तो उसकी खोए में कीचड़ भर जाती थी, और जो थोड़ी बहुत जगह रह जाती है चट्टान में उसमें कीचड़ भर जाता था। और अजब अजब वनस्पतियाँ वहाँ उगाती थी, और तरह तरह के उस कीचड़ जो मिट्टी लग जाती थी उसमें छोटे छोटे वनस्पति उगाती थी। चट्टान के ऊपर हरी काई का एक परत जम जाता था, और चट्टान के ऊपर एक परत भी जम जाता था। इसी चट्टान का खतरनाक ऊपर वाला दरार में तिरिच रहता था। और ये बोलते हैं कि यही वो चट्टान है जिसके ऊपर वाले दरार में क्या तिरिच रहता है। थानू इस बात से मेरी कल्पना मान रहा था, और थानू भी जो ये लेखक बता रहे थे उसे मान रहा था, क्योंकि वो चीज़ें उन्हें मिल रही थी। लेकिन बहुत जल्द हमें वह नाला मिल गया। जिस नाले की बात वो करते हैं वो बहुत जल्द उन्हें नाला मिल गया। कीकर का वो बूढ़ा पेड़ भी, और वो बूढ़ा पेड़ जो वो बोलता है कि यहाँ पे कीकर का पेड़ है बूढ़ा, वो पेड़ भी मिल जाता जिस पे शहद के छत्ते थे, और जो शहद की बात करता वो भी उन्हें मिल जाता, और वो चट्टान भी। मतलब जितनी भी बातें ये थानू को बताते हैं वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तिरिस की लाश चट्टान से जरा हटकर जमीन पर घास के ऊपर चित पड़ी हुई थी, और तिरिस की लाश भी मिल जाती है जो कहाँ पे थी, चट्टान के जरा सा हटकर, मतलब जहाँ पे दरार देखे थे उसके जरा सा हटकर जमीन पर घास के ऊपर मिलती है लाश। बिल्कुल यह वही तिरिस था। मतलब वही तिरिस था जो लेखक के सपने में आता था, जो मेरे भीतर ही हिंसा और उत्तेजना और खुशी की एक सनसनी। मतलब ये वही तिरिस था जो लेखक को परेशान किया करता था उनके सपने में। वैसे मुझे तिरिच के बारे में तीसरी बात भी पता थी, जो पिताजी के जाने के कई घंटों बाद अचानक याद आई थी। यह सबसे मिलती जुलती। चलिए आगे देखते। दौड़ रही थी। मतलब लेखक के भीतर हिंसा उत्तेजना ये सब दौड़ रही थी। थानू ने और मैंने सूखे पत्तों पर लकड़ियां इकट्ठे की, और थानू और ये मिलकर सूखे लकड़ियां पत्ते इकट्ठे करते हैं तिरिच के लाश को जलाने के लिए। खूब सारा मिट्टी का तेल उसमें डाला और उसमें आग लगा दी। ये क्या करते हैं कि पत्तियों पर उस तिरिच को रख कर उसमें आग लगा देते हैं। तिरिच उसमें जल जाता है। उसके जलने से चिरायंद गंध हवा में फैल जाते हैं। मतलब अजीब पशु के मरने से जैसा गंध होता है वो हवा में फैल जाती है। मेरा मन जोर से चिल्लाने का हुआ, लेकिन मैं डरा कि कहीं मैं जाग न जाऊं।
और इन्हें देखिए ये सब सपना देख रहे थे और इन्हें मतलब ये सोचे कि अब मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाऊं, लेकिन इन्हें ये भी डर था कि अगर मैं चिल्लाऊंगा तो मैं कहीं जग ना जाऊं और ये सब कुछ सपना ना साबित हो जाए। और इन्हें लगता है कि अगर मैं जग गया तो ये सब तो सपना साबित हो जाएगा। मैं थानू की ओर देखा, वो रो रहा था। वह मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। ये थानू की ओर देखते हैं फिर तो वो थानू बेचारा रो रहा था और वो जो थानू था वो लेखक के बहुत अच्छे दोस्त थे। मेरे सपने में इसी जगह पर निकल कर उस तिरिश ने मेरा कई बार पीछा करना शुरू किया था। आश्चर्य था कि इतने लंबे अरसे से उसके अड्डे की इसी तरह से जानने के बावजूद कभी आकर मैंने उसे मारने की कोशिश नहीं की थी। देखिए बोलता है कि मुझे तो ये सब मतलब ये वही जगह है जहाँ पे लेखक तिरिश मेरा पीछा करता था, लेकिन मैंने कभी भी उसे आकर मारने की कोशिश नहीं की थी कि चलो आज उसे मार ही देंगे। मैं आज बेतहासा खुश था। मतलब तिरिश के मर जाने से लेखक बहुत ज़्यादा खुश थे। चलिए पंडित रामतौर ने बतलाया कि ट्रैक्टर ने 9:45 बजे के लगभग शहर की चुंगी नाका पार किया था। और जो ट्रैक्टर है रामावतार लेखक को बताते हैं कि जो ट्रैक्टर है वो 9:45 बजे चुंगी नाका पार किया था। वहाँ उन्हें नाके का टोल टैक्स चुकाने के लिए कुछ देर रुकना भी पड़ा था। और जो नाका पे जो टैक्स लेने वाले इंसान खड़े होते हैं जो हर वाहनों का लेते हैं, वो भी वहाँ पे टैक्स देने के लिए थोड़ा सा ट्रैक्टर रोका था। वहाँ पर पिताजी ट्रैक्टर से उतरकर पेशाब करने गए थे और वहाँ पे ट्रैक्टर से उतर के मतलब जब ट्रैक्टर रुका तो लेखक के पिताजी उतरकर पेशाब करने जाते हैं। लौटने पर उन्होंने बताया कि उनका सिर घूम रहा था। तब पिताजी पर धतूरे का काढ़ा पिए हुए तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका था। और जब पेशाब करके लौटते हैं ट्रैक्टर में तो वो बताते हैं कि मेरा सर घूम रहा है। और उस समय क्या हुआ था कि धतूरे को काढ़ा पिए हुए लगभग 1.5 घंटे हो चुका था। ट्रैक्टर ने पिताजी को शहर में 10:07 के आसपास छोड़ दिया था। और ट्रैक्टर जो था वो 10:05 पे लेखक के पिताजी को उतार दिया था। ट्रैक्टर में ही बैठे पलड़ा गांव के मास्टर नंदलाल का कहना था कि जब शहर में, अब उसमें ट्रैक्टर में ही कौन बैठे थे तो मास्टर नंदलाल। मेरनवा टाकिस के पास वाले चौराहे पर पिताजी को ट्रैक्टर से उतारा गया। कहाँ पे उतारा गया तो मेरनवा टाकिस के पास वाले चौराहे पे पिताजी को उतारा गया था। तब उन्हें शिकायत थी कि उनका गला सूख रहा और लेखक को जब बहुत देर हो गई थी तो उन्हें प्यास लग रही थी। वे थोड़ा परेशान भी थे क्योंकि अदालत जाने का रास्ता उन्हें मालूम नहीं था और वे परेशान भी थे कि अब शहर तो आ गए लेकिन अदालत जाने का रास्ता ही नहीं मालूम है। और शहर के लोगों से पूछकर कहीं जाने में बहुत तकलीफ होती है। देखिए, और शहर के लोगों से पूछ कर जाना मतलब इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है कि वो बताएगा। मतलब बहुत सारे लेखक तो जल्दी में रहते हैं और अगर कोई बता भी दिया तो बहुत जल्दी बता देते हैं जिससे कुछ भी समझ नहीं आती थी। चलिए पिताजी के साथ दिक्कत यह भी थी कि गांव और जंगल की पगडंडियां उन्हें याद रहती थी। शहर की सड़कें वे भूल जाते थे। शहर वे बहुत कम जाते थे। जाने ही पड़े तो अंतिम समय तक वे टालते रहते थे, तब तक उन्हें जाना बिल्कुल ज़रूरी ना हो जाए। देखिए क्या होता है कि पिताजी को जो गांव का जो रास्ता होता है वो बहुत अच्छे से याद रहता है, लेकिन शहर का वो रास्ता भूल जाते थे। और शहर वे तभी जाते थे जब उनको बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी काम आ जाता, तभी वो मतलब शहर जाते थे, उसके पहले नहीं जाते थे। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि पिताजी का सारा सामान लेकर शहर के लिए रवाना हुए, बस अड्डे से लौट आए। मतलब कई बार ऐसा होता है कि जब ज़रूरी काम भी रहता है तो पिताजी जाते हैं अपना सामान लेके और बस अड्डे से फिर वापस लौट आते हैं। बहाना यह कि बस छूट गई और घर आके बोलते हैं कि बस छूट गई, जबकि हम सब जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब लेखक के पूरा परिवार जानते थे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, पिताजी झूठ बोल रहे हैं। पिताजी ने बस देखा होगा, मतलब ये बोलते हैं वो उन्हें गलत, पिताजी को अपना गलत नहीं बोलते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये बोलते हैं पिताजी ने बस देखा होगा, मतलब बस देखे होंगे मेरे पापा ने, फिर वे उनमें बैठ गए होंगे। मतलब ये बस देखकर उसमें बैठ भी गए होंगे। पेशाब करने या पान खाने, मतलब पेशाब करने या पान खाने के लिए वो नीचे उतरे होंगे। फिर उन्होंने देखा होगा कि बस छूट रही है
हो फिर उन्होंने देखा होगा कि बस तो खुल गया। उन्होंने ज़रा सा इंतज़ार किया होगा और थोड़ा सा इंतज़ार भी किया होगा जब तक बस की रफ्तार न पकड़ ली होगी। मतलब धीरे धीरे जब बस चलती है तब लेखक के पिताजी रुके हुए ही थे, इंतज़ार करते हैं कि जो बस है वो जल्दी से चली जाए। वे कुछ दूर दौड़ गए होंगे, मतलब कुछ देर फिर दौड़ते हैं और उनके कदम धीमे पड़ गए होंगे। पर जब बस तेज़ी से चल जाता है तो जैसा छूट जाता है ट्रेन, यहाँ पे आप लोग कल्पना कर सकते हैं जैसे ट्रेन कैसे जल्दी में चल जाता है तो फिर इंसान के कदम धीरे हो जाते हैं। अफसोस और गुस्सा प्रकट करते हुए वो लौट आए होंगे। ऐसा करते हुए स्वयं भी लगा होगा कि सच में बस छूट गई। मतलब ऐसा जब किए होंगे तो उन्हें खुद भी लगा होगा सच में ही मेरी बस छूट गई। ऐसे में जब कि हम जान चुके होते हैं कि वो शहर जा चुके हैं, मतलब लेखक को लगता है कि अब तो बस खुलने का टाइम भी हो गया और उन्हें ऐसा लगता है कि अब तो पिताजी जा चुके होंगे। वे लौटकर हमें चकित कर देते हैं। जब पिताजी को घर में देखते हैं तो अरे सब लोग चकित हो जाते हैं कि आप गए क्यों नहीं। चलिए, ट्रैक्टर ने मिनवा टाकिज के पास वाले चौराहे पर सेंध वाच कंपनी के ठीक सामने लगभग 10:07 पर उतरने के बाद लेकर शाम के 6 बजे तक पिताजी के साथ शहर में जो कुछ भी हुआ वो उसका सिर्फ एक धुंधला सा अनुमान ही लगाया जा सकता है। देखिए क्या होता है कि जब पिताजी दिन के 10:07 पे टाकीज मिनवा पे उतरते हैं तो उसके शाम के 6 बज जाते हैं। उस समय क्या क्या हुआ होगा इसका सिर्फ अनुमान ही लगा सकते, एग्जैक्ट तो पता नहीं कर सकते ना। यह जानकारी भी कुछ लोगों से बातचीत और पूछताछ के बाद मिली है। और ये जो अपने पिताजी को फिर पता लगाने जाते हैं कि अरे मेरे पिताजी गए कहाँ, बहुत दिन के बाद नहीं लौटते हैं तो गए कहाँ। किसी की भी मृत्यु के बाद अगर वह मृत्यु आकस्मिक और मतलब किसी की मृत्यु हो जाती है और वो मृत्यु आकस्मिक मतलब अचानक और अस्वाभाविक, मतलब ऐसा अनुभव नहीं होता है कि उनकी मृत्यु हो जाएगी। किसी की मृत्यु अचानक और अस्वाभाविक ढंग से हुई है तो ऐसी जानकारियाँ मिल ही जाती है। मतलब लेखक की मृत्यु हो गई थी, लेखक के पिताजी की, और ये जानकारी इकट्ठा करने गया कि आखिर ऐसा मेरे पिताजी के साथ हुआ कैसे उस दिन। अब ये बताते हैं कि क्या क्या हुआ था लेखक के पिताजी के साथ। अब लेखक बताएंगे कि 10:07 पे से लेकर शाम के 6 बजे तक लेखक के पिताजी के साथ क्या क्या हुआ। 17 मई 1972 को सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे तक लगभग 7.25 घंटे में पिताजी कहाँ कहाँ गए, कहाँ उनके साथ क्या क्या हुआ, इसका बहुत सही और विस्तृत ब्यौरा मिलना बहुत मुश्किल है। जो सूचनाएं या जानकारी बाद में मिली उनके जरिए उस घटनाओं का सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है। मतलब देखिए ये 10 बजे सुबह के 10 से 6 बजे तक 8 घंटे होते हैं। इसके बारे में सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है, सही जो एक मिनट का जो हिसाब होता है वो नहीं मिल सकता। चलिए पहला देखते हैं। जैसा कि पालड़ा गांव में मास्टर नंदलाल का कहना था कि पिताजी ट्रैक्टर से उतरे तभी उन्होंने गला सूखने की शिकायत की। इनके पहले चुगी नाका के पास जब पेशाब करके पिताजी लौट रहे थे तो उन्होंने सिर घूमने की बात की थी, यानी पिताजी पर धतूरे के बीज का असर होना शुरू हो गया था। वैसे भी शहर पहुंचने तक पिताजी को गाढ़े पिए हुए लगभग 2 घंटे हो चुके थे। मेरा अनुमान है कि उस समय पिताजी को प्यास लगी होगी। गला भिगोने के लिए वे किसी होटल या ढाबे की तरफ गए होंगे, लेकिन जैसा कि उनके स्वभाव के बारे में पता है वे वहां कुछ देर खड़े रहे होंगे और फिर एक गिलास में पानी मांगने का फैसला न कर सके होंगे। एक बार उन्होंने बतलाया था कि कुछ साल पहले गर्मियों के दिनों में जब उन्होंने किसी होटल से पानी मांगा था तब वे काम और नौकर ने उन्हें गालियां दी थी। पिताजी बहुत संवेदनशील थे, इसीलिए उन्होंने प्यास को दबाया होगा और वे वहां चल पड़े होंगे। अब देखिए क्या है कि जैसा कि नंदलाल बताता है 10 बजे आपके पिताजी को उतार दिया गया, तो ये अनुमान लगाते हैं कि जैसा कि पिताजी ट्रैक्टर से पेशाब करने के लिए उतरे थे, फिर वो आदमी का सिर का जो दर्द के बारे में बताया था, यानी कि धतूरे का असर हो रहा था बीज का, और शहर पहुंचते पहुंचते धतूरे पिए हुए 2 घंटा हो चुका था।
और उन्होंने एक और बात बताई थी कि उन्हें प्यास लगा हुआ था, तो प्यास को बुझाने के लिए वो इधर उधर मतलब वो किसी होटल को देखे होंगे और वे वहाँ पे गए होंगे। लेकिन क्या है कि उनके साथ एक घटना घटी थी पहले, बहुत पहले, कि वे होटल में पानी मांगने गए थे, तो उन्हें उनका जो वहाँ पे काम कर रहा था वो उन्हें गालियाँ देता है, इसलिए वो फिर दोबारा वो हिम्मत नहीं कर पाएंगे और वे पानी नहीं पिए और अपने प्यास को दबाते चले गए। 10:15 से लेकर 11 बजे के बीच 45 मिनट तक पिताजी कहाँ कहाँ गए इसकी कोई जानकारी नहीं मिली। मतलब 10:30 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में 10:15 से 11 बजे के बीच में 45 मिनट का कोई हिसाब किताब नहीं मिला। इस बीच ऐसी कोई खास घटना भी नहीं हुई, मतलब कोई खास घटना भी नहीं घटा था जिसका कोई कुछ कह सके। मतलब कोई कुछ नहीं बता सकता इस 45 मिनट का हिसाब। किसी शहर में सड़क पर आते जाते लोगों ने उन्हें में से किसी ने उन पर ध्यान दिया हो, उन्हें देखा हो, इसका पता लगाना भी मुश्किल है। वैसे मेरा अंदाजा है कि इस बीच पिताजी ने कुछ लोगों से अदालत जाने का रास्ता पूछा होगा और उनके दिमाग में यह बात रही होगी कि वहां पहुंचकर अपने वकील S.N. अग्रवाल से पानी मांग लेंगे। लेकिन उनके पूछने पर या लोग चुप रहे होंगे या तेजी से आगे बढ़ गए होंगे या किसी ने बौखलाहट और जल्दीबाजी में कुछ बताया होगा तो पिताजी को ठीक से समझ नहीं आया होगा। वे अपमानित, दुखित और परेशान होकर रह गए होंगे। शहर का ऐसा ही होता है। मतलब ये बोलते हैं 45 मिनट का कोई हिसाब नहीं होता, तो लेखक खुद ही सोचते हैं, अनुमान लगाते हैं कि उस समय क्या हुआ होगा कि जब उतरे होंगे तो उन्होंने अदालत जाने का रास्ता पूछा होगा और वे सोचे होंगे जो मेरा वकील है S.N. अग्रवाल उससे पानी मांग के पी लेंगे। लेकिन उन्होंने रास्ता पूछा होगा तो कुछ लोग ने तो उन्हें पहले कि बताया ही नहीं होगा और कुछ लोग बताए भी होंगे तो इतना जल्दी बताए होंगे कि पिताजी को समझ में नहीं आया होगा। ये लेखक सोचते हैं 45 मिनट का हिसाब। चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वैसे बीच में पौन घंटे के बारे में मेरा अपना अनुमान है। ये मतलब जो 45 मिनट का ये लेखक के अनुमान है। ये ऐसा इनके साथ हुआ कि नहीं हुआ इस बारे में सच्ची में नहीं कहा जा सकता। इस बीच पिताजी पर गाढ़े का असर काफ़ी बढ़ गया होगा और ये बोलते हैं जो 45 मिनट है उस पर गाढ़े का भी असर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया होगा। मई के धूप और प्यास ने इसका असर और भी तेज और गहरा कर दिया होगा। उनके पैर लड़खड़ाने भी लगे होंगे और बहुत संभव है कि एकाध बार इस बीच उन्हें चक्कर भी आ गया होगा। देखिए, एक तो काढ़ा का असर, ऊपर से मई का धूप और ऊपर से उन्हें प्यास लगी हुई थी। इन सब का जो अति हुआ वो क्या कि उनके पैर भी लड़खड़ाए होंगे और ऐसा हुआ होगा कि उन्हें चक्कर आके वो गिर भी गए होंगे। पिताजी 11 बजे, अब देखिए 11 बजे के बाद 11 बजे बस के देशबंधु मार्ग पर स्थित बैंक ऑफ इंडिया इमारत में घुसे थे। अब देखिए इन्हें 11 बजे कैसे पता चला, तो ये कहाँ घुसे थे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इमारत में घुसे थे 11 बजे। वे वहाँ क्यों गए इसकी वजह ठीक ठाक से समझ नहीं आती। मतलब लेखक के पिताजी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्यों जाते हैं इसका कोई ठीक वजह नज़र नहीं आता। वैसे हमारे गाँव का रमेश दत्त शहर में भूमि विकास सहकारी बैंक का क्लर्क था और जो इनका गांव का था वो सहकारी बैंक में क्लर्क था। हो सकता है पिताजी के दिमाग में सिर्फ बैंक रहा हो और वहां वे गुजरते समय अचानक स्टेट बैंक लिखा हुआ देखा हो और वे उसमें घूम गए हो। मतलब ऐसा देखे होंगे कि अरे ये इसमें तो मेरा जो गाँव का है वो काम करता है, तो यही सोच के वो उसमें घुस गए हो, ऐसा लेखक का अनुमान था। उन्होंने अब तक पानी नहीं पिया था, इतना देरी 11 बज चुके थे, उन्होंने पानी नहीं पिया था। इसलिए उन्होंने सोचा होगा कि रमेश दत्त से पानी भी मांग लेंगे और ये सोच के भी घुस सकते हैं कि चलो बैंक में वो काम ही करता है तो उससे मिल भी लेंगे और उससे पानी भी मांग लेंगे, अदालत जाने का रास्ता भी पूछ लेंगे। और ये सोचते हैं कि अदालत जाने का रास्ता भी पूछ लेंगे उसी से, रमेश दत्त से, और बता सकेंगे कि उनका शरीर घूम सा रहा है और वो ये भी बता देंगे कि अरे मेरा सर बहुत घूम रहा है। यह भी कि कल सामने उन्हें मतलब ये सारी बातें उससे थोड़ी बहुत बातें भी कर लेंगे। स्टेट बैंक ऑफ जो यहाँ पे सहकारी बैंक में क्लर्क था उससे मिलके हम ये सब बातें भी कर लेंगे, इसी मंशा से वो बैंक में गए होंगे। ये लेखक का अनुमान था।
और ये बोलते हैं कि तिरिस के बारे में भी बता दें, मतलब सारी बातें कर लेंगे। स्टेट बैंक के कैशियर अग्निहोत्री के अनुसार वह उस समय कैश रजिस्ट्री चेक कर रहा था। मतलब देखिए, ये वहाँ जाते हैं तो वो कैशियर से पूछते हैं कि यहाँ पे मेरे पिताजी थे, तो उस समय जब लेखक के पिताजी आए थे तब वो क्या कर रहे थे, तो कैश रजिस्ट्री चेक कर रहे थे। उनके मेज पे लगभग 28,000 रुपये की गड्डी रखी हुई थी, और जो ये कैश चेक कर रहे थे उनके जो मेज पर लगभग 28,000 रुपये की एक गड्डी रखी हुई थी। उस वक्त 11 से 2-3 मिनट ऊपर हुए होंगे, मतलब 11:02 हुए होंगे या 3 मिनट हुए होंगे, तभी पिताजी वहाँ आ गए थे। मतलब वहाँ पे पहुँचते कितना बजे, 11:02 पे वे पहुँच जाते हैं पिताजी। उनके चेहरे पे धूल लगा हुआ था, चेहरा डरावना था, और अचानक ही उन्होंने जोर से कुछ कहा। देखिए क्या था कि वो वहाँ पहुँचे तो उनके चेहरे पे बहुत धूल लगा हुआ था, उनका चेहरा डरावना था, मतलब चक्कर खा के गिरे होंगे तो उनके चेहरे पे धूल लगे होगा, जिनसे चेहरा डरावना हो गया होगा। और आके पिताजी उनसे अचानक जोर से कुछ बोलते हैं। अग्निहोत्री का कहना था कि मैं अचानक डर गया, मतलब जब पिताजी ऐसा बोलते हैं तो उन्हें का कहना था कि मैं ये सुन के डर गया था। अमूमन ऐसे लोग बैंक के इतने भीतर कैशियर के टेबल तक नहीं पहुंच जाते, मतलब बोलते हैं कि ऐसे लोग मतलब कैशियर के भीतर टेबल पे कैसे पहुंच जाते हैं, मतलब नहीं पहुंच सकते। अग्निहोत्री का कहना यह भी था कि अगर वह पिताजी को 1-8 मिनट पहले की ओर आता देख लेता तो तब शायद वो नहीं डरता। मतलब कैशियर जो है वो पिताजी को अचानक से आता देखकर वो डर जाते हैं। लेकिन हुआ यह भी, वह पूरी तरह से कैशियर रजिस्टर के हिसाब किताब में डूबा हुआ था। लेकिन क्या था कि वो नहीं देख पाता, वो एकदम पूरा अपना ध्यान कैश के रजिस्टर पे डूबा हुआ था। तभी अचानक ही पिताजी की आवाज़ निकली। सिर उठाते ही वो देखा और चीख पड़ा। उसने घंटी बजा दी, और क्या किया कि ये जैसे ही डरा उसने घंटी बजा दिया। चलिए, बैंक में चपरासियों, 2 चौकीदार और 2 कर्मचारियों के अनुसार अचानक ही कैशियर की चीख और घंटी की आवाज़ से वे चौंक गए और उनके तरफ दौड़े। तब तक नेपाली चौकीदार थापा भी पिताजी को दबोच लिया था और मारता हुआ कॉमन रूम की ओर ले जा रहा था। देखिए क्या हुआ कि जब ऐसा देखता है तो सब लोग वहाँ पे आ जाते हैं, और चौकीदार चपरासी आ जाते हैं, चौकीदार कर्मचारी सब लोग आ जाते हैं। और एक नेपाली चौकीदार था थापा, जो पिताजी को मतलब थोड़ा मारते हुए कॉमन रूम की ओर ले जाता है। एक चपरासी रामकिशोर, जिसकी उम्र 45 के आसपास थी। एक और चपरासी था जिसका नाम था रामकिशोर, और उनकी उम्र कितनी थी, 45 के आसपास थी। ने कहा कि उसने समझा कि कोई शराबी दफ्तर में घुस आया। मतलब उस रामकिशोर को ऐसा लगा कि कोई शराबी दफ्तर में घुस आया या पागल, या चूंकि उसकी ड्यूटी बैंक के मुख्य दरवाजे पर थी इसलिए ब्रांच मैनेजर ने उसे चार्ट शीट कर सकता था। लेकिन हुआ यह कि जब पिताजी को मारा जा रहा था तभी उन्होंने अंग्रेजी में कुछ बोलना शुरू किया। मतलब जब पिताजी को मार रहे थे चपरासी नेपाली चौकीदार, तब पिताजी अंग्रेजी में कुछ बोलते हैं। इस वजह से चपरासियों का शक बढ़ गया। मतलब जब अंग्रेजी में बोलते हैं तब शक बढ़ जाता है। इसी बीच शायद असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर मेहता ने यह कहा दिया कि आदमी की अच्छी तरीके से तलाशी ले लेना, तभी बाहर निकलने देना। और ये जो असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर मेहता है वो बोलता है कि इस आदमी को अच्छी तरह से तलाशी लेकर ही बाहर निकलने देना, कहीं कुछ चुरा न लिया हो। वैसे चपरासी रामकिशोर का कहना था कि पिताजी का चेहरा अजीब तरह से डरावना हो गया था। और चपरासी रामकिशोर बोलता है कि आपके पिताजी का चेहरा डरावना हो गया था। उस पर धूल जमा हो गई थी और उल्टी की बास आ रही थी। देखिए क्या होता है कि लेखक के पिताजी पे धूल जम गए थे और उनसे उल्टी की बास आ रही थी, मतलब बदबू आ रही थी। बैंक में चपरासियों ने पिताजी को ज़्यादा मार पीटने की वजह से इनकार किया, लेकिन बैंक के बाहर ठीक दरवाजे के पास जो पान की दुकान है उनमें बैठने वाला बिन्नू का कहना था कि 11:30 बजे आसपास पिताजी से बाहर आए तो उनके कपड़े फटे हुए थे और निचला ओठ कट गया था जहाँ से खून बह रहा था।
आँखों में नीचे सूजन और कथी चकते थे और ऐसे चकते बाद बैंगनी और नीले नीले पड़ जाते हैं। देखिए क्या होता है कि जो बैंक के बाहर एक बिन्नू था जो पान लगाता था, वो देखता है कि वो बताता है, लेखक जब पूछताछ करता है तो बोलते हैं कि आपके पिताजी 11:30 बजे बाहर निकले थे, जिस समय उनका कपड़ा क्या था कि पूरा फटा हुआ था और उनका जो ओठ था नीचे वाला ओठ वो कटा हुआ था और उससे खून निकल रहा था और आँखों में भी थोड़ी सूजन जैसा था और वहाँ पे जो आँखें का कलर है वो नीला और बैगनी जैसा हो गया था। मतलब जब कोई आँखों पे मारता है तो जैसे कार्टून में कैसे आँखों पे कोई मारता है तो नीला दिखाता है, उसी तरह का हो गया था। इसके बाद यानी 11:30 बजे से लेकर 1 बजे के बीच पिताजी कहाँ कहाँ गए इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। मतलब देखिए 11:30 तक तो मिल गया इन्हें जानकारी, 11 से 11:30 तक का, लेकिन फिर क्या बोलते हैं कि 11:30 से लेकर 1 बजे तक कोई जानकारी नहीं मिली कि पिताजी के साथ क्या क्या हुआ। हाँ, स्टेट बैंक से बाहर पान की दुकान बुन्नू ने एक बात बताई थी, एक और बात बताई है बुन्नू ने। हालांकि इस बारे में वह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं था, मतलब वो खुद भी श्योर नहीं था कि ऐसा हुआ भी कि नहीं, या हो सकता है कि स्टेट बैंक के कर्मचारियों ने डर की वजह से वह साफ साफ बतलाने से कतरा रहा। तो ये भी डर हो सकता है कि जो कर्मचारी है कहीं बता देगा, उसके बाद पूछने के बाद वो उसके साथ कोई मार पिटाई न कर दे। बिन्नू ने बतलाया कि स्टेट बैंक से बाहर निकलने पर शायद पे जोर डाल रहा था। पिताजी ने कहा था कि उनके रुपए और कागजात बैंक के कर्मचारियों ने छीन लिए, लेकिन बिन्नू का कहना था कि हो सकता है पिताजी ने कोई और बात कही हो, क्योंकि वे ठीक से बोल नहीं पा रहे थे। उनका निचला ओठ काफी कट गया था, मुंह से लार भी बह रही थी और उनका दिमाग सही नहीं था। देखिए क्या होता है कि बिन्नू को ये बात, जब लेखक के जो पिताजी हैं उन्हें तो पान खाने का शौक ही था, तो वो पान की दुकान पे गए होंगे बिन्नू के पास। वो ऐसा बोलते हैं कि ये जो कर्मचारी है उसने मेरे कागजात और पैसे छीन लिए हैं, लेकिन ये बिन्नू ना श्योर नहीं था कि वो यही बात बोल रहे थे, क्योंकि उनका नीचे वाला ओठ कटा हुआ था, तो अजीब थोड़ी आवाज़ में बोल रहे थे, जिसके कारण बिन्नू श्योर नहीं था। मेरे अंदाजा से कि इस बात तक पिताजी पर काढ़े का असर बहुत ज़्यादा हो चुका था। मतलब इस समय देखिए, इस समय मतलब 11:30 बजे के आसपास बहुत ज़्यादा असर हो चुका होगा काढ़े का, लेखक का मानना था। हालांकि पंडित रामत और इस बात से इनकार करते हैं। मतलब पंडित रामत और बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। उनका कहना था कि धतूरे के बीज तो होली के दिनों में, ये बोलते हैं पंडित रामत कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतना ज़्यादा असर हो जाएगा, धतूरे के बीज तो होली में यूज़ होता है, धतूरे के बीच में तो भांग के साथ घोटे जाते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि पूरा आदमी पागल हो जाए। मतलब पंडित रामत और बोलते हैं कि धतूरे के बीज को तो होली के टाइम पे घोटा जाता है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई इंसान पागल हो जाता है। पंडित रामत और का मानना था कि या तो तिरिच का जहर उस समय पिताजी के शरीर में चटना शुरू हो गया था, या नशा उनके दिमाग पे पहुंचने लगा होगा। देखिए पंडित रामत और कहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि जो तिरिच का जहर है वो पिताजी के शरीर में उस समय शुरू हो गया होगा चढ़ना, या फिर बहुत संभव था कि जब स्टेट बैंक के पिताजी को थापा चौकीदार और चपरासियों ने मारा पीटा था, तब उनके सिर के पीछे की तरफ कोई चोट लग गई होगी, या उस धक्के से दिमाग सनक गया होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस समय तक पिताजी को थोड़ा बहुत होश होगा और वे पूरी कोशिश कर रहे होंगे कि इस तरह वे शहर से बाहर निकल जाएं। देखिए बोलते होंगे कि जब वहाँ बैंक में इन्हें जब कोई मारा होगा तो इनका जो पीछे वाला ब्रेन है वो सनक गया होगा और ऐसा हुआ होगा। शायद रुपये और कागजात छीन जाने की वजह से उन्होंने सोचा होगा कि अब यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं। और फिर लेखक के पिताजी क्या सोचेंगे कि अब तो रुपये ये सब छीन ही गया, अब यहाँ रह के क्या मिलेगा, मतलब कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने शायद एक आध बार सोचा होगा कि वापस स्टेट बैंक जाकर अपने कागजात को कम से कम मांग ले। मतलब ये बोलता है कि शायद मेरे पिताजी ने ये भी सोचा होगा कि एक बार स्टेट बैंक में जाए और वहाँ से कम कागजात मांग ले, पैसे अगर रख लेता है तो रख ले। फिर ऐसा कहने में उनकी हिम्मत नहीं पड़ी होगी, लेकिन ऐसा जो बोलने में उनकी हिम्मत नहीं आई होगी कि वो जाके कागजात मान लें। वे डर गए होंगे।
उन्हें उनके जीवन में पहली बार इस तरह से मारा गया था, इसलिए वे ठीक से सोच पाने में असफल हो पा रहे होंगे। मतलब वे ठीक से नहीं सोच पा रहे होंगे कि हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें पहली बार किसी ने मारा था। उनकी शरीर बहुत दुबला था और वे बचपन से ही अपेंडिसाइटिस की शिकायत थी, और वे उनका शरीर जो था वो बहुत पतला था, और उन्हें किस चीज़ की शिकायत है? अपेंडिसाइटिस। यह भी हो सकता है कि उस वक्त उन पर काढ़े का असर इतना ज़्यादा हो गया कि वे एक चीज़ को देर तक सोच नहीं पा रहे हो, और उनका दिमाग हर पर पैदा होने वाली छोटे छोटे बुलबुलों जैसे विचार के नए नए झटकों को वश में आकर इधर उधर उछल पड़ रहे हो। देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि इतना ज़्यादा असर हो गया कि वो ठीक से कोई चीज़ें सोच ही ना पा रहे हो। लेकिन मैं यह जानता हूँ कि मुझे अच्छी तरह महसूस होता है कि उनके दिमाग में घर लौट आने और शहर से बाहर निकल आने की बात एक अस्थायी, बार बार कहीं अंधेरे में उभरने वाली, भले ही बहुत छीन और बहुत धुंधली बातें रही होगी। मतलब बहुत कम ही उन्हें याद रहा होगा कि लेकिन मुझे गाँव लौट जाना चाहिए, ये बात उनके दिमाग में ज़रूर रही होगी। पिताजी लगभग 10:15 शहर के पुलिस थाना पहुंचे थे। अब देखिए, 10:15 यानी कि 1:30 में पिताजी कहाँ पहुंचे थे? पुलिस थाना में पहुंचे थे। थाना शहर से बहुत बाहरी छोर पर सटीक हाउस के पास बने विजय स्तंभ के पास था। ये थाना कहाँ था? सटीक हाउस के पास बने विजय स्तंभ के पास था ये थाना। आश्चर्य यह हुआ कि थाने में बमुश्किल 1 किलोमीटर दूर अदालत पहुंच जाते थे। मतलब ये आश्चर्य यह हुआ कि जब यहाँ तक पहुँच ही गए थे तो 1 किलोमीटर और चल के वो आगे पहुँच जाते। समझ यह नहीं आता कि पिताजी अगर यहाँ तक आ पहुँचे थे तब तक उनके दिमाग में अदालत जाने की बात रह भी गई थी, उनके कागजात तो नहीं रहे थे। मतलब ये सोचते हैं कि अगर इतने दूर आ ही गए थे तो उन्हें ये बात रही होगी याद कि अदालत उन्हें जाना है, या फिर कागजात तो उनके पास थे नहीं। थाने के SHO राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि उस वक्त 1:15 1:15 मतलब 12:45। 1:15 हुए थे, नहीं सॉरी 1:15 ही बोलते हैं। चलिए, वे घर में लाए गए टिफिन को खोलकर लंच लेने की तैयारी कर रहे थे, और वे 1:15 पे राघवेंद्र क्या कर रहे थे कि जो टिफिन उन्हें दिया गया था उसे खोलकर मतलब उसे खाने की तैयारी कर रहे थे। आज टिफिन में पराठे के साथ करेले रखे हुए थे। देखिए, ये राघवेंद्र प्रताप सिंह के टिफिन में क्या था? पराठे के साथ करेले थे। करेले वे खा नहीं पाते थे, इसी उलझन में थे कि अब क्या करें। और इन्हें जो राघवेंद्र है उन्हें करेले नहीं पसंद थे, वे नहीं खा पाते थे। तभी पिताजी वहाँ आए थे, मतलब उसी समय पहुँच गए थे जब ये टिफिन खोल के लंच कर रहे थे। उनके शरीर पर कमीज़ नहीं थी, पैंट फटी हुई थी। जब मतलब इतना मारा गया था तो उनकी कमीज़ और ये पैंट फट गई थी। लगता था कि वे कहीं गिरे होंगे या किसी वाहन से टक्कर मारी होगी। लेखक को ऐसा लगता है कि शायद वे कहीं गिरे होंगे या फिर उन्हें किसी वाहन ने टक्कर मार दी होगी। थाने में उस वक्त एक सिपाही गजाधर प्रसाद शर्मा मौजूद था। मतलब थाने में एक और कौन था? सिपाही, जिसका नाम था गजाधर प्रसाद शर्मा। सिपाही का कहना यह था कि उसने सोचा कि शायद कोई भिखमंगा थाने में घुस आया, और जो हालत देखते हैं लेखक के पिताजी को, उन्हें लगा कि कोई भिखमंगा है ये। उसने आवाज भी दी कि लेकिन पिताजी तब तक SO राघवेंद्र प्रताप के टेबल के पास पहुंच चुके थे। मतलब आवाज देने के पहले ही वो लेखक के पिताजी राघवेंद्र प्रताप के टेबल के पास पहुंच चुके थे। SHO ने कहा कि करेलों की वजह से वैसे भी उनका मूड ऑफ था। मतलब करेले देख के ऐसे ही मूड ऑफ हो गया था उनका। 13 साल विवाहित जीवन के बावजूद पत्नी को यह नहीं जान पाई थी कि उन्हें कौन सी चीज़ें बिल्कुल नापसंद है। इसी नापसंद कि वे उन चीज़ों से घृणा करते थे। वैसे
जैसे ही निवाला मुंह में रखा, पिताजी बिल्कुल उनके करीब पहुंच गए। पिताजी के चेहरे और कंधों से नीचे उल्टी लगी थी और उनके तेज गंध उठ रही थी। HO ने पूछा, क्या बात है? तो जवाब पिताजी ने जो कुछ कहा उसे समझना बहुत मुश्किल था। SO राघवेंद्र प्रताप ने बाद में पछता रहे थे कि अगर उन्हें मालूम होता कि, देखिए क्या होता है इनके यहाँ पे, कि जैसे वो राघवेंद्र मुंह में अपना पहला निवाला रखता है, उसी समय लेखक के पिताजी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो क्या होता है कि राघवेंद्र इससे पूछता है कि क्या बात है? तो लेखक के पिताजी तो जवाब तो देते हैं, लेकिन उन्होंने समझ पाना बहुत मुश्किल थी। और एक और बात कि इनकी शादी का 13 साल हो गया था राघवेंद्र का, लेकिन उनकी पत्नी को अभी तक उनके नापसंद, क्या उन्हें पसंद है क्या उन्हें नहीं पसंद है, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। चलिए, और बाद में जब लेखक वहाँ पहुँच के सारी बातें बताते हैं तो राघवेंद्र को बहुत ज़्यादा पछतावा होता है कि ये क्या हो गया मुझसे। बाद में पछतावा क्यों होता है? तो देखिए, आदमी बकेली ग्राम का प्रधान और पूर्वभूत अध्यापक है। जो लेखक के पिताजी थे वो ग्राम प्रधान के प्रधान और पूर्वभूत अध्यापक थे। वे उसे थाने में ही कम से कम 1-2 घंटे बैठा लेते। मतलब उन्हें ये पता होता कि वे ये है तो वो उसे 1-2 घंटे यहीं बैठा लेते। बोलते कि जब तक बस नहीं आ जाती तब तक आप यहीं बैठिए, बाहर न जाने देते। लेकिन उस समय उन्हें लगा कि यह कोई पागल है, उन्हें खाते हुए देखकर यहाँ घुस आया। इसलिए उन्होंने सिपाही गजाधर शर्मा को गुस्से में आवाज दी। सिपाही ने पिताजी को घसीटता हुआ बाहर ले गया। गजाधर शर्मा का यह कहना था कि पिताजी के साथ कोई मारपीट नहीं की थी। उन्होंने देखा कि जब वे थाने आए थे तो चिथड़ा निचला ओठ कटा था, ठुड्डी पर कहीं लगड़ा खाकर गिरने का खरोच निशान था और कुहनियाँ छिली हुई थी। वे कहीं ना कहीं गिरे जरूर होंगे। देखिए क्या होता है कि गजाधर को तो ये नहीं पता, मतलब जो ये पुलिस वाला था उसे ये नहीं पता था कि ये अध्यापक है, नहीं तो अगर पता होता तो वो उनकी अच्छी खातिरदारी करता, मतलब यहीं बैठा लेते। लेकिन वो जो लेखक के पिताजी की हालत है उसी हिसाब से वो सोचे कि ये कोई पागल है जो खाने को देखकर मेरी ओर आ गया मांगने के लिए। तो वो क्या करता है पुलिस वाला कि अपने सिपाही को आवाज़ देता है चिल्ला के और बोलता है कि इसे बाहर निकालो। तो वही बताता है गजाधर कि जब मैंने इन्हें देखा था तो थाने में इनके साथ कोई भी मारपिटाई नहीं की गई थी। जैसे स्टेट बैंक में किया गया इनके साथ, वैसा यहाँ पे कुछ नहीं किया गया। लेकिन ये बताते हैं कि उनका निचला ओठ यहाँ पे कटा हुआ था और ठुड्डी भी काफ़ी छिली हुई थी, रगड़ा खाकर कहीं वो गिरे होंगे, ऐसा गजाधर बोलता है। चलिए, यह कोई नहीं जानता था कि थाने से निकलकर लगभग 1.5 घंटे पिताजी ने कहाँ भटकते रहे। मतलब थाने से अगर वो 1:30 बजे निकले तो मतलब 1.5 घंटा वो कहाँ भटके, इसका बारे में कोई भी अंदाज़ा नहीं था। सुबह 10:07 पर वे शहर आते थे और मिनवा टाकीज के पास चौराहे पर ट्रैक्टर से उतरते थे। मतलब ये बोलते हैं कि 10:07 पे वे आते हैं और यहाँ पे उतरते हैं, मतलब मिनवा टाकीज के पास उतरते हैं। तब वे लेकर अब तक उन्होंने कहीं पानी नहीं पिया था। मतलब सोचते हैं कि इतना टाइम हो गया उन्होंने कहीं भी पानी नहीं पिया। इससे जानना मुश्किल है, मतलब इसे जानना मुश्किल है। इसकी संभावना भी कम ही बनती है। हो सकता है कि तब तक उनके दिमाग में इस काबिल न रह गया होगा कि वो प्यास को याद रख सके। मतलब उसका दिमाग मतलब पिताजी का दिमाग इतना काबिल न रह गया होगा कि उन्हें प्यास लगी है, ये बात याद रहा होगा दिमाग को। लेकिन अगर वे पुलिस थाने पहुंच चुके थे तो उनके मस्तिष्क में नशे के बावजूद कहीं बहुत जोर सा अंधेरा में डूबा हुआ एक ख्याल रहा होगा कि वे किसी रास्ते में गांव जाने का रास्ता पूछ लें। मतलब उन्हें ये भी ख्याल नहीं रहा थाने में आते वक्त कि वो घर जाने का रास्ता पूछ ले या उस ट्रैक्टर का पता पूछ ले या फिर रुपए या अदालती कागज छीन जाने की रिपोर्ट लिखवा दे। मतलब वो थाना गए ये थे तो वे ये नहीं सोच सकते थे कि वो घर जाने का रास्ता पूछ ले या फिर जिस ट्रैक्टर से गए थे उस ट्रैक्टर के बारे में पूछ ले या फिर जो स्टेट बैंक में उनके साथ हुआ उनकी रिपोर्ट वहाँ लिखवा दे। यह सब सोचने के करीब पहुँच कर वे बुरी
बुरी तरह से बेचैन कर डालने वाला है कि उस समय पिताजी सिर्फ तिरिस के जहर और धतूरे के नशे के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे, बल्कि हमारे मकान को बचाने की चिंता भी कहीं ना कहीं उनके नशे के नींद में बार बार सिर उठा रही थी। शायद उन्हें अब तक यह लगने लगा होगा यह कुछ जो भी हो रहा है यह सिर्फ एक सपना है। पिताजी इससे जागने और बाहर निकलने की कोशिश करते रहेंगे। मतलब ये बोलते हैं कि उनके मन में बहुत सारी चीज़ें थी। पहला तो ये कि तिरिच ने काटा उसका जहर, फिर ये कि धतूरे की बीज की जहर, तीसरा ये कि घर की जो बचाने का है वो, जो उनके साथ हुआ वो सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी। और लेखक को ये सब जो हो रहा था उनके साथ, उन्हें ऐसा वो सोच रहे होंगे, इस समय तक सोच रहे होंगे कि ये मैं सपना देख रहा हूँ। ऐसे लेखक को लगता है कि मेरे पिताजी शायद सपना देख रहे हो, ऐसा उन्हें प्रतीत हुआ होगा। 2:15 बजे के आसपास पिताजी को शहर में बिल्कुल उत्तरी छोर पर बसी एक संपन्न कॉलोनी इतवरी कॉलोनी में घसीटे हुए देखा गया था। मतलब देखिए 2:15 बजे में लेखक के पिताजी को शहर के बिल्कुल उत्तरी छोर पे एक कॉलोनी था जिसका नाम था इतवरी कॉलोनी में घसीटते हुए देखा गया था। कॉलोनी सराफा के जोहारियों PWD के बड़े ठेकेदारों और रिटायर्ड अफसरों की कॉलोनी थी। ये किनकी कॉलोनी थी? तो बड़े ठेकेदारों और रिटायर्ड अफसरों की कॉलोनी थी। मतलब वहाँ अच्छे खासे लोग रहते थे। कुछ समृद्ध पत्रकार और कवि भी वहाँ ठहरते थे। मतलब कुछ पत्रकार और कवि भी वहाँ रहते थे। यह कॉलोनी हमेशा शांत और घटनाहीन रहती थी। मतलब यहाँ पे कोई भी ये यहाँ पे बहुत शांति और घटनाहीन रहती थी। जिन लोगों ने पिताजी को देखा था, मतलब जो भी वहाँ पे पिताजी को देखते हैं, उन्होंने बताया कि उस वक्त तक उनके शरीर में सिर्फ एक पट्टेदार जंघिया बचा था जिसका नारा शायद टूट गया था, और वे उसे अपने बाएं हाथ में बार बार संभाल रहे थे। मतलब देखिए क्या होता है कि जब यहाँ पे देखते हैं कॉलोनी में, तो उनके पास सिर्फ क्या बचता है? एक पट्टेदार जंघिया। सिर्फ उस समय क्या बचा था? एक पट्टेदार जंघिया बचा था जिनका नाड़ा टूट गया था, और वे उसी नाड़े को हाथ में संभाल रहे थे बार बार। जिसने भी उन्हें वहाँ देखा उसे यही समझा कि कोई पागल है। मतलब कोई भी लोग उन्हें वहाँ पे देखे वो यही समझे कि ये शायद कोई पागल है। कुछ ने कहा कि वे बीच बीच में खड़े होकर जोर जोर से गालियाँ बकने लगते थे। मतलब देखिए ये कुछ लोग बोलता है कि बीच बीच में खड़े होकर ये क्या गालियाँ बकते थे। बाद में उस कॉलोनी में रहने वाले एक रिटायर्ड तहसील सोनी साहब और शहर के बड़े अखबार के विशेष संवाददाता और कवि सत्येंद्र थपलियाल ने बताया कि उन्होंने पिताजी के बोलने को ठीक से सुना था, और दरअसल वे गालियाँ नहीं बक रहे थे, बार बार कह रहे थे कि मैं राम स्वास्थ्य प्रसाद, एक स्कूल हेड मास्टर एवं विलेज हेड मास्टर, ग्राम बकैली। मतलब देखिए क्या होता है यहाँ पे कि जो लोग उसने बोलता है कि ये बीच बीच में गालियाँ बक रहे थे, तो कुछ लोग बाद में बताते हैं कि वे गालियाँ नहीं बक रहे थे, वो अपना परिचय दे रहे थे कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। कवि पत्रकार थपलियाल साहब ने दुख जाहिर किया। मतलब ये दुख जाहिर करते हैं कि जो कुछ हुआ आपके पिताजी के साथ वो बहुत मतलब गलत हुआ। दरअसल उसी समय वे अमेरिकी दूतावास के किसी खास पार्टी में संगीत सुनने दिल्ली जा रहे थे, इसीलिए जल्दीबाजी में वो चले गए। मतलब उस समय वो दिल्ली के लिए निकल रहे थे संगीत सुनने के लिए, इसलिए वो जल्दी से चले गए। हाँ, तहसील सोनी साहब का कहना था कि मुझे उस आदमी पर बहुत तरस आया और मैंने उस लड़कों को डांटा भी। मतलब जो उन्हें परेशान कर रहे थे उन्हें डांटा भी। लेकिन 2-3 लड़कों ने कहा कि यह आदमी राम रतन सरफा की बीवी और साली पर हमला करने वाला था। मतलब लड़के जो थे वो झूठ बोले कि ये इस पे हमला करने वाले थे। तहसील ने कहा कि ऐसा सुनने के बाद उन्हें भी आग की हो गई थी। मतलब या कोई बदमाश हो या नाटक कर रहा हो। मतलब जब लड़के ऐसे बोलते हैं तो तहसील साहब जो है वो उन लड़कों पे विश्वास कर लेता है और वो भी सोचने लगते हैं कि ये इंसान बुरा है। देखिए चलिए फिर से यहाँ पे समझाते हैं आपको। अगर हिसाब लगाया जाए तो मिनवा टाकिस के पास वाला चौराहा जहाँ पिताजी के ट्रैक्टर 10:07 पे उतरे थे, वहाँ से लेकर देशबंधु मार्ग का स्टेट बैंक पर विजय स्तंभ के पास का थाना और शहर का बाहरी उत्तरी छोर पर बसी
इतवारी कॉलोनी को मिलाकर अब तक वे लगभग 30-32 किलोमीटर की दूरी भटक चुके थे। देखिए क्या हुआ कि इन्हें सुबह में 10:07 पे मिनवा टाकिस के पास उतारा गया था और वहां से लेकर इतवारी कॉलोनी तक की दूरी कितनी थी, 30 से 32 किलोमीटर। और लेखक के पिताजी इतनी दूरी चल चुके थे, मतलब भटकते भटकते इतनी दूरी उन्होंने तय कर लिए थे। और ये जो रास्ता था ना, वो ऐसा नहीं था कि सीधा सीधा जा रहा है, ये टेढ़ा मेढ़ा रास्ता था, तो इसलिए उन्हें ये पता नहीं चला था। इसका मतलब यह हुआ कि पिताजी की दिमागी हालत यह थी कि उन्हें ठीक ठाक कुछ सूझ नहीं रहा था और वे अचानक किसी भी तरफ चल पड़ते थे। मतलब ये लेखक सोचते हैं कि शायद उस समय पिताजी की हालत ठीक नहीं थी और वे किसी भी तरफ चल पड़ते थे। वहाँ जहाँ तक सारफ की पत्नी और साली के हमले की बात है, जिसे लियाल साहब सच मानते थे। मेरा अनुमान है कि पिताजी उनके पास पानी मांगने गए होंगे या बकेली जाने वाली सड़क के बारे में पूछने गए होंगे। मतलब पिताजी जो ये लड़के बताते हैं लियाल साहब को कि सराफ की पत्नी और साली को ये हमला करने वाला था, उस बात के लिए ये लेखक बोलते हैं कि ऐसा हो सकता है वे उनके पास पानी मांगने के उद्देश्य से गए होंगे या फिर घर जाने वाली रास्ता के बारे में पूछने गए होंगे। उस एक पल के लिए पिताजी को होश जरूर रहा होगा, मतलब उस समय होश जरूर रहा होगा, तभी तो वो पूछे होंगे। लेकिन उस होलिये में आदमी को इतना करीब आकर देखकर वो औरतें चीख गई होंगी। मतलब उस लेखक के पिताजी की हालत उस समय कैसी थी, इसके बारे में तो हम लोग पीछे जिक्र ही किए हैं। तो शायद ऐसा देखकर वो औरतें डर गई होंगी और वे सोची होगी कि हमला करने आया। वैसे पिताजी की दाहिने आंख से ऊपरी भौं पर चोट लगी थी और उससे खून रिसकर उनकी आंखों पर आने लगा था। वह चोट उनकी इतवारी कॉलोनी में लगी थी। मतलब ये चोट कहाँ पे लगी थी? इतवारी कॉलोनी में, क्योंकि बाद में लोगों ने बताया कि लड़के बीच बीच में ढेले मार रहे थे। ये चोट कैसी लगी होगी? दाहिने जो आंख के भौं है उस पे से खून निकल रहा था। ये चोट कैसे लगी? तो इतवारी कॉलोनी में लड़के जो है उन पे ढेला भी मार रहा था बीच बीच में। ढेला मार रहे थे। चलिए वह जगह इतवारी कॉलोनी से दूर नहीं था जिस जगह पिताजी को ज़्यादा चोटें लगी थी। नेशनल रेस्टोरेंट नाम के एक रास्ते से ढाबा के सामने खाली जगह पर पिताजी घिर गए थे। देखिए क्या हुआ था। एक नेशनल रेस्टोरेंट है, उस रास्ते पे जब पिताजी पहुंचते हैं तो वहाँ पे जो ढाबा था उसके सामने पिताजी को ढेर सारे आदमी घेर लिए थे। इतवारी कॉलोनी से लड़कों का जो झुंड उनके पीछे पड़ा था उसमें कुछ बड़ी उम्र के लड़के भी शामिल हो गए थे। मतलब जो पहले तो छोटे छोटे लड़के थे, लेकिन फिर बड़े उम्र के भी लड़के शामिल हो गए थे। नेशनल रेस्टोरेंट में काम करने वाले नौकर सत्य का कहना था कि पिताजी ने गलती यह की कि एक बार उन्होंने गुस्से में आकर भीड़ को ढेले मारने शुरू कर दिए। देखिए पिताजी ने गलती एक किया था कि ढेले में से ढेला को उतारकर वो भी मारना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें इतना क्रोध ही आ रहा होगा, ये तो स्वाभाविक था। शायद उन्हीं का एक बड़ा सा ढेला 7-8 साल के लड़के विकी अग्रवाल को लग गया था और बाद में उसकी टाके लगे थे। क्या हुआ था कि जब लेखक के पिताजी ढेले को मारते हैं तो क्या होता है, विक्की अग्रवाल जो कि 7-8 साल का लड़का है उसे लग जाता है और उससे फिर बाद में टाके लगते हैं। सत्ता का कहना था कि इसके बाद झुंड खतरनाक हो गया, मतलब और भी ज़्यादा लोग जुड़ गए थे। वे हल्ला मचा रहे थे कि हर तरफ से पिताजी पर पत्थर मारे थे, मतलब हर तरफ से चारों तरफ से पिताजी पे क्या करने लगे, पत्थर मारने लगे। इस घटना के बाद जब विक्की अग्रवाल को चोट लग गया था। ढाबे के मालिक सरदार नाम सिंह ने उन्हें बताया उस वक्त पिताजी के जिस्म पर एक पट्टे वाली चड्डी थी, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक चड्डी बची थी। दुबला शरीर की हड्डियां और छाती सफेद बाल दिख रहे थे, पेट पिचका हुआ था, वे धूल और मिट्टी से लिथड़े हुए थे, सिर में सफेद बाल बिखरे थे, दाहिने आंखों के ऊपर से और निचली ओर से खून बह रहा था। सतनाम सिंह ने दुख और पछतावे के साथ कहा, मेरे को क्या मालूम था कि यह आदमी सीधा साधा इज्जतदार राख रखून का इंसान और नसीब के हेर फेर की ये गलती हो गई। देखिए क्या बोलते हैं,
सतनाम बोलता है कि लेखक के पिताजी के साथ इतना होता है। और उस समय जो लेखक के पिताजी का जो दृश्य होता है, जो उन्हें चोटी लगी थी, उनके जो सिर्फ उनके पास सिर्फ और सिर्फ उनके वस्त्र, उनके बदन पे सिर्फ और सिर्फ एक पट्टे वाली चड्डी बची थी और आंखें, ये सब सारी चीज़ें बताते हैं। और बोलते हैं कि मुझे क्या पता था कि ये इतने इज्जतदार है। मतलब लेखक सतनाम को नहीं पता था, उस रेस्टोरेंट का मालिक को, कि ये इतने इज्जतदार इंसान है। वैसे ढाबे में कप प्लेट धोने वाला नौकर हरि का कहना था कि बीच बीच में पिताजी भीड़ में अड़बड़ गाड़ियां देकर ढेले मारने लगते थे। जाओ ससुरो जाओ, आओ ससुरो आओ। मतलब जो वहाँ जो रेस्टोरेंट में काम कर रहा था कप प्लेट धोने वाला, जिसका नाम था हरि, का कह रहा था कि ये बीच बीच में पिताजी क्या कर रहे थे, बड़ बड़ गाड़ियाँ दे रहे थे। ये गालियाँ बोल रहे, आओ ससुरो आओ, एक एक को मार डालूंगा, वालो तुम्हारी की। लेकिन देखिए, ये गाली दे रहे थे लेखक के पिताजी। अब दे रहे थे या नहीं दे रहे थे वो देखते हैं। लेकिन मुझे संदेह है कि पिताजी ने ऐसी कोई गाली दी होगी। मतलब फिर अब लेखक बोलते हैं, जो पिताजी का बेटा बोलते हैं कि मुझे संदेह है। मतलब इन्हें ये पूरे श्योर नहीं है कि सच में मेरे पिताजी ने कोई गाली दी भी होगी। हमने कभी भी उन्हें गाली देते नहीं सुना। लेखक कभी अपने पिताजी को गाली देते हुए नहीं सुने थे। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि क्योंकि पिताजी को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि उस समय उन्हें कई बार लगा होगा कि उनके साथ जो कुछ हो रहा है वो वास्तविकता नहीं है, एक सपना है। पिताजी को ये सारी घटनाएं उल जलूल, उठ पटांग और बेमतलब लगी होगी। वे इस बार, मतलब देखिए, आप बोलते हैं कि लेखक को तो पूरा विश्वास था कि मेरे पिताजी गाली नहीं दे सकते हैं, और वे ये भी सोचते हैं कि शायद मेरे पिताजी को ये लगा होगा कि शायद मैं सपना देख रहा हूँ और ये सारी बातें उल जलूल वाली है, पर विश्वास करने लगे। उन्होंने सोचा होगा कि ये क्या बकवास है। वे तो गांव से शहर आए नहीं। मतलब लेखक के पिताजी को ऐसा लग रहा होगा कि वे सपना देख रहे, वे तो कभी गांव से शहर आए ही नहीं, उन्हें किसी तिरछ ने नहीं काटा। ये सब लेखक के पिताजी शायद मन में सोच रहे होंगे, ऐसा लेखक को लगता है। बल्कि तिरछ तो होता ही नहीं, वे मंगड़न और अंधविश्वास है। एक धतूरे का काढ़ा पीने की बात है अपाद है, और वह भी एक तेली के खेत में। उसका पौधा खोज कर उन्होंने सोचा होगा कि पाया होगा कि भला उन पर कोई मुकदमा क्यों चलेगा, उन्हें अदालत में जाने की क्या जरूरत है। वे शायद लेखक के पिताजी उस समय सोचे होंगे कि ये जितनी भी चीज़ें मेरे साथ हो रही है शायद वो एक सपना है, और भले ये सब मेरे साथ क्यों होगा, मुझे मुकदमा क्यों होगा, मुझे जेल क्यों जाना पड़ेगा, ये सब के बारे में सोच रहे थे। मैं जानता हूँ कि सुरंग जैसे लंबा सामूहिक लेकिन डरावना सपना मुझे आता है, पिताजी को भी आता होगा। ये लेखक सोचे कि जैसे मुझे सपना जो आता है डरावना, वो शायद पिताजी को भी आता होगा। मेरी और उनकी बहुत सी बातें बिल्कुल मिलती जुलती थी। मुझे लगता है कि इस समय तक पिताजी को पूरी तरह मान चुके होंगे कि जो कुछ हो रहा है सब झूठ, अवास्तविकता। मतलब इन सब में कोई भी वास्तविकता नहीं है, इसलिए वे बार बार उस सपने से जगने की कोशिश करते रहे होंगे। अगर वे बीच बीच में जोर जोर से कुछ बोलने लगते हैं तो शायद गालियां बकने लगते हैं। तो इस कठिन कोशिश में कि वो आवाज के सहारे उस दुस्वप्न, मतलब बुरे सपने से बाहर निकलना है। नेशनल रेस्टोरेंट के नौकर और मालिक सरदार सतनाम सिंह ने जैसा बताया, उनके अनुसार उस जगह पर पिताजी को बहुत चोटें आई थी। मतलब उस समय जब मारा गया उन्हें पत्थर से, तो उन्हें बहुत ज़्यादा चोटें आ गई थी। उनकी कनपट्टी, माथे, पीठ और शरीर के कुछ हिस्सों पे कई ईंट और ढेले आकर लगे थे। सड़क का ठेका लेने वाला ठेकेदार अरोड़ा ने 20-22 साल के लड़के संजू ने उन्हें 2-3 बार लोहे की रॉड भी मारा था। मतलब लेखक के पिताजी को संजू जो है वो रॉड भी मारा था, लोहे के रॉड से भी मारा था। सत्य का तो कहना था कि इतनी चोट से कोई आदमी मर सकता है। मतलब जो सत्य का जो कहता है कि इतनी चोट के बाद तो कोई इंसान मर सकता है।
मुझे यह सोचकर अजीब सी एक राहत मिलती है और मेरी फंसी हुई सांसें फिर ठीक हो जाती है। मतलब ये जो ये सब सोचते हैं तो इनको एक राहत मिलती है, जो सांसें फंस रही थी वो ठीक हो जाती है। उस समय पिताजी को कोई दर्द महसूस नहीं होता रहा होगा, क्योंकि वे अच्छी तरह से पूरी तार्किकता और गहराई के साथ विश्वास करने होंगे कि ये सब सपना है, और जैसे ही वो जागेंगे सब ठीक हो जाएगा और नीचे फर्श पर सोते हुए मैं और छोटी बहन दिख जाएंगे और गौरैया का झुंड हो सकता है, और उन्हें बीच बीच में उन्हें एक अजीबोगरीब सपने में हंसी भी आई होगी। मतलब वे सोचेंगे कि अरे मेरे साथ इतना कुछ हो गया। वे मतलब ये मतलब लेखक के पिता को याद ही नहीं रहा होगा कि ये सब जो हो रहा है वो वास्तविकता हो रही है। ये सोच रहे होंगे कि ये मैं दूसरा मतलब पूरे सपने से जाग जाऊंगा तो फिर सब ठीक हो जाएगा। यही सोच के उन्हें हंसी भी आई होगी। अगर पिताजी ने लड़के को ढेले की तरफ खुद भी ढेला मारना शुरू कर दिए होते तो पीछे पहली वजह तो यह कि उन्हें बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि ढेले सपने के भीतर जा सकते हैं और इससे किसी को चोट नहीं आएगी। मतलब अगर लेखक के पिताजी भी ढेले मारने शुरू करते तो उन्हें ये पता होता कि जो ढेले हैं वो सपने में जा तो सकते हैं लेकिन उससे किसी को चोट नहीं लग सकता। यह भी हो सकता है कि पूरी ताकत से ढेला मार कर वे उत्सुक और बेचैनी से यह इंतजार करते रहे होंगे कि जैसा ही वह जाकर किसी लड़के के सर से टकराएगा उसका माथा नष्ट होगा और एक ही झटके में वह दूर अपने से टूटकर बिखर जाएगा और चारों ओर से वास्तविक संसार की बेतहाशा रोशनी अंदर आने लगेगी और जोर जोर से चीखने भी दरअसल गुस्से और वास्तविकता संसार की बेतहाशा रोशनी का कारण ही था। वे असल में मुझे, छोटी बहन और माँ को यह भी पुकार रहे थे कि अगर वे अपने आप इस सपने से जाग पाने में सफल ना हो पाए तो अब उन्हें आकर कोई जगा दे। देखिए बोलते हैं कि वे इसलिए इतना चीख रहे थे कि अब ये हालत देखकर मुझे कोई सपने से जगा दे या फिर मैं खुद ये सपने से जग जाऊं। एक सबसे बड़ी विडंबना भी इसी बीच हुई। हमारे गांव के ग्राम पंचायत के सरपंच और पिताजी के बचपन के पुराने दोस्त पंडित कन्हई राम तिवारी लगभग 3:30 बजे नेशनल रेस्टोरेंट के सामने सड़क से गुजरे थे। और क्या हुआ था कि जो बचपन के दोस्त थे, लेखक के पिताजी का बचपन के दोस्त कन्हई राम तिवारी, वो उसी रेस्टोरेंट के सामने से जहाँ पे ये सब घटना हो रही थी लेखक के पिताजी के साथ गुजरे थे। वे रिक्शा पर थे, मतलब वे रिक्शा से देख रहे थे, मतलब जा रहे थे वो कहीं पे, तो वो देखे थे। सामने कटी भीड़ को देखा और उन्हें पता चल गया कि वहाँ पर किसी आदमी को मारा जा रहा है और वो भीड़ को देखकर पता चल गया कि कोई इंसान को यहाँ पे मारा जा रहा है। उनकी इच्छा भी हुई कि जाकर देखे और आखिर मामला क्या है। मतलब उनकी इच्छा क्या हुई कि वे वहां पे जाकर देखे और देखे कि अरे कौन से आदमी को इन लोग मार रहे हैं। उन्होंने रिक्शा रुकवा भी लिया। देखे क्या किया कि जो कन्हई राम थे उन्होंने रिक्शा को भी रुकवा लिया, लेकिन उनके पूछे जाने पर किसी ने कहा कि कोई पाकिस्तानी। लेकिन जब कन्हई राम पूछते हैं कि अरे यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी इंसान से पूछते हैं, तब कोई बोल देता है इनसे कि कोई पाकिस्तान का जासूस आया है, पकड़ा गया है। कोई जासूस पकड़ा गया तो पानी की टंकी में जहर डालने जा रहा था। बोलता है कि कोई पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया जो कि पानी की टंकी में जहर डाल रहा था लोगों को मारने के लिए, उसे ही लोग मार रहे हैं। ये बोलता है, ये कन्हई राम को ये बताता है। कोई वहाँ का जो लोग था जमा, उसमें से किसी से पूछते हैं तो ठीक इसी समय पंडित कन्हई राम का गांव जाने वाली बस आती हुई दिखी और उन्होंने रिक्शा वाले से अगले चौराहे तक जल्दी रिक्शा बढ़ाने के लिए कहा। और इसी बीच क्या हुआ कि जो बस आने वाली थी गांव जाने के लिए वो भी आ गई। गांव जाने वाली यह आखिरी बस थी, मतलब ये अगर बस नहीं पकड़ते तो फिर वो वहीं छूट जाते। अगर उस बस के आने में 3-4 मिनट की देरी हो जाती तो वे निश्चित ही आकर पिताजी को देखते और उन्हें पहचान लेते। राज्य परिवहन की वह बस हमेशा आधा पौन घंटा लेट करती थी, लेकिन उस दिन संयोग से वह बिल्कुल सही समय पे आ रही थी। देखिए
क्या बोलते हैं कि अगर बस को आने में 3-4 मिनट लेट होता तो कंधाई राम है वो रिक्शे से उतरते, पिताजी को देखते और उन्हें पहचान के वो उन्हें घर ले आते। लेकिन क्या हुआ कि वे देखे ही नहीं, क्योंकि जो बस है एग्जैक्ट टाइम पे आ गई। और ये बस जो थी ना हमेशा हमेशा हर दिन 1-2 घंटे लेट आती थी, लेकिन उस दिन क्या हुआ कि एकदम सेम टाइम पे पहुंच गया, ना 1 मिनट पहले ना 1 मिनट बाद। सतनाम सिंह का कहना था कि वह भीड़ नेशनल रेस्टोरेंट के सामने से तब हटी जब लोग तितर बितर हुए, जब बड़ी देर तक पिताजी जमीन से उठे नहीं। ईंट का एक बड़ा सा ढेला उनकी कनपट्टी पर आके लगा था। उनके मुख से खून आना शुरू हो गया था, सिर में भी चोटें लगी थी। सतनाम ने बताया कि जब पिताजी बहुत देर तक नहीं हिले डुले तो लड़कों के झुंड ने इसे किसी ने कहा कि लगता है मर गया। उस भीड़ छटने से 10-15 मिनट बाद भी पिताजी नहीं हिले डुले तो सतनाम सिंह ने सत्य से कहा कि वह उसके मुंह में पानी छींटे मार के देखे, वह बेहोश है, हो सकता है कि वो उठ जाए। लेकिन सत्य पुलिस की वजह से डर रहा था। बाद में सतनाम सिंह ने खुद एक बाल्टी में पानी उनके ऊपर डाला। दूर से पानी डालते के कारण जमीन की मिट्टी गीली हो गई, पिताजी के शरीर से लिपट गई। देखिए क्या हुआ यहाँ पे कि वे जो भीड़ है रेस्टोरेंट के सामने जो लगी थी पिताजी को मारने के लिए, वो तब तक नहीं हटी जब तक पिताजी 6-7 मिनट तक कोई प्रतिक्रिया किए ही नहीं, मतलब थोड़े से भी हिले डुले नहीं, तब जाकर वो भीड़ हटी। और भीड़ हटने के 10-15 मिनट बाद जो रेस्टोरेंट का मालिक है सपना, वो सत्य से बोलता है कि जाओ जाकर उसके मुँह मतलब पानी छिड़को, देखो कि वो मतलब बेहोश है या फिर कुछ और हो गया। लेकिन सत्ता क्या है कि वो पुलिस के डर से डर रहा था और इसलिए वो पानी छिड़कने नहीं जाता है। फिर बाद में सतनाम यानी कि खुद रेस्टोरेंट के मालिक जाता है और उस पर पानी की जो बाल्टी है उसे डाल देता है, जिससे मिट्टी क्या होती है गीली हो जाती है और पिताजी के शरीर से पूरा लिपट जाता है, लिथड़ जाता है, मतलब उनके शरीर में मिट्टी लग जाती है। सरदार सतनाम सिंह और सत्य दोनों का कहना यह था कि लगभग 5 बजे तक पिताजी उसी जगह पर पड़े हुए थे। हम देखिए 5 बजे तक लेखक के पिताजी वहीं पे पड़े हुए थे, तब तक पुलिस नहीं आई थी और उतना देर होने के बाद भी पुलिस नहीं आई थी। फिर सतनाम ने सोचा कि कहीं उसे पंचनामा और गवाही के ब्यौरे में फंस न पड़े, इसलिए धावा बंद कर दिया और डिसलाइट टॉकीज में आन मिलो सजना फिल्म देखने चला गया। देखिए वो मतलब ये पुलिस इतना देर के बाद भी नहीं आई तो उन्हें डर लग रहा था कि कहीं इस सब में मैं न फंस जाऊँ, क्योंकि ये घटना तो मेरे रेस्टोरेंट के सामने ही होगी। इसलिए वो रेस्टोरेंट को जल्दी बंद कर देता और डिसलाइट टॉकीज में ऑन मिलो सजना फिल्म देखने चला जाता है। उस समय लगभग 6 बजे थे जब सिविल लाइसेंस की सड़क पर पटरियां एक कतार में बनी मोचियों की दुकान में से एक मोची गणेशवा की गुमटी में पिताजी अपना सिर घुसेड़ा। उस समय तक पिताजी के शरीर पर एक चड्डी नहीं रह गई थी, वे घुटने के बल किसी चौपाए की तरह रेंग रहे थे। शरीर पर कालिख और कीचड़ लगी हुई थी और जगह जगह चोटें थी। देखिए वहीं पे पड़े पड़े लगभग 6 बज गए थे और फिर क्या वो उनके शरीर पे जो एक चड्डी बच रही थी वो भी अब उनके शरीर पे नहीं रही थी, तो वो रेंगते रेंगते जा रहे थे और वो जो मोची जो होता है गणेशवा की गुमटी में अपना जाके सिर को छुपाने लगते हैं। इस हालत में वो कहाँ जाएंगे, चलिए देखते हैं। गणेशवा हमारे गांव के तालाब पर पार वाले टोले का मोची है। देखिए गणेशवा कौन था, तो पार वाले टोले का एक मोची था। उन्होंने बताया कि मैं बहुत डर गया था और मास्टर साहब को पहचान ही नहीं पाया। और वो ये बोलता है कि मैं बहुत डर गया था और मास्टर साहब जो ये थे वो पहचान ही नहीं पाया। उनका चेहरा डरावना हो गया था, मतलब कीचड़ ये सब से और कटे इतनी चोटों के बाद उनका चेहरा डरावना हो गया था, चिन्हाई में नहीं आता था, मतलब वो पहचान ही नहीं पाया। मैं डर कर गुमटी से बाहर निकल आया और शोर मचाने लगा।
ये क्या हुआ कि गुमटी से बाहर निकला और शोर मचाने लगा। दूसरे मोचियों के अलावा वहाँ कुछ और लोग इकट्ठा हो गए। लोगों ने गणेशवा के गुमटी के भीतर झाँका तो गुमटी के अंदर, उसके अंदर बस सबसे अंतरे कोने में टूटे फूटे जूतों, चमड़ों के टुकड़े, रबड़ के चिथड़ों के बीच पिताजी दुबक कर थे। उनकी सांसें थोड़ी बहुत चल रही थी। उन्हें वहां से खींचकर बाहर पटरी पर निकाला गया। तभी गणेशवा ने उन्हें पहचान लिया। गणेशवा का कहना था कि उसने पिताजी के कान में कुछ आवाज भी लगाई थी, लेकिन वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने राम स्वार्थ प्रसाद बखेरी जैसा कुछ कहा, फिर चुप हो गए। देखिए, गणेशवा जो कि मोची का काम करता था, वे राम लेखक के पिताजी वहीं चल जाते हैं और दुबक के बैठ जाते हैं इस हालत में। और जब गणेशवा देखता है कि अरे ये तो कौन बैठा है, तो वो चिल्लाने लगता है। तो क्या होता है, जो वहाँ पे और भी जो मोची वाले थे वो सारे आ गए, और वहाँ पे जो कुछ लोग थे वो भी इकट्ठा हो जाते हैं। और जो उस समय देखते हैं तो उनके लेखक के पिताजी की सांसें थोड़ी थोड़ी चल रही थी। तो गणेशवा उसके कान में कुछ कहता है, लेकिन वो लेखक के पिता कुछ जवाब नहीं दे पाते हैं। फिर बाद में लेखक बहुत देर के बाद उन्हें सुनाई देता है कि वो कुछ कह रहे हैं, जैसे राम स्वास्थ्य प्रसाद बखेरी जैसा कुछ कह रहे थे। और फिर चुप हो गए। पिताजी की मृत्यु 6:15 बजे के आसपास हुई, मतलब 6:15 बजे पिताजी की मृत्यु हो गई थी। तारीख 17 मई 1972, 24 घंटे, मतलब 6:15 बजे लेखक के पिताजी की मृत्यु हो गई। तारीख क्या थी, 17 मई 1972। लगभग इसी वक्त उन्हें जंगल में तिरिछ ने काटा होगा। अब बोले थे कि 6:15 बजे ही तिरिछ ने काटा था, एक दिन पहले, यानी 24 घंटे के बाद। 24 घंटे पहले क्या पिताजी इन घटनाओं और इस मृत्यु का अनुमान कर सकते थे? मतलब ऐसी मृत्यु होगी इसके बारे में सोच सकते थे? पिताजी का शव शहर के मुर्दा घार में पुलिस ने रखवा दिया। और जो पिताजी का जो लाश थी वो शहर के जो मुर्दा घर होते हैं उसमें पुलिस ने रखवा दिया। पोस्टमार्टम में पता चला था कि उनकी हड्डियां में कई जगह फ्रैक्चर था। दाईं आंख पूरी तरह से फूट चुकी थी, कॉलर बोन्स टूटा हुआ था। उनकी मृत्यु मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव के कारण हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार उनका आमाशय खाली था, पेट में कुछ नहीं था। इसका मतलब यही हुआ कि धतूरे के बीच काढ़ा उल्टियों से पहले ही निकल चुका था। देखिए, पुलिस जब पोस्टमार्टम हुआ तो बोलते हैं कि फ्रैक्चर ये सब के कारण इनकी मृत्यु हो गई। कहीं भी ये बात नहीं पता चली कि जो धतूरे के बीच का जो जहर होता है उसके कारण मृत्यु हुई या फिर तिरिस के काटने से मृत्यु हुई है। हालांकि थानू कहता है कि अब तो यह तय हो गया कि तिरिस की जहर से कोई नहीं बच सकता। ठीक 24 घंटे बाद उसने अपना करिश्मा दिखाया और पिताजी की मृत्यु हो गई। पंडित रामतौर भी यही कहते हैं। हो सकता है कि पंडित रामतौर इसलिए ऐसा कहते हो कि वह खुद विश्वास दिलाना चाहते हो कि धतूरे के काढ़े का पिताजी के मृत्यु से कोई संबंध नहीं था। देखिए, ये बोलते हैं, थानू बोलता है कि देखो तिरिच के जहर से कोई भी नहीं बच सकता। और पंडित रामतौर भी बाद में यही बोलते हैं कि ये सही बोल रहा है, शायद सही में कोई नहीं बच सकता। लेकिन पंडित रामतौर ऐसा क्यों बोलते हैं कि वो नहीं चाहते थे कि कहीं इन सब के चक्कर में मैं फंस जाऊं। चलिए अब आगे देखते हैं। मैं सोचता हूँ, अंदाज़ा लगाने की कोशिश करता हूँ कि शायद अंत में जब गणेशवा ने अपनी गुमटी से बाहर पिताजी के कान में कुछ आवाज़ दी होगी तो पिताजी सपने से जाग गए होंगे और उन्होंने मुझे, माँ को और छोटी बहन को देखा होगा। फिर वे दातुन लेकर नदी की तरफ चले गए होंगे। नदी के ठंडे पानी से अपना चेहरा धोया होगा, कुल्ला किया होगा और लंबे दुस्वप्न को भूल गए होंगे। उन्होंने अदालत में जाने के बाहर सोचा होगा। हम लोगों की मकान की चिंता ने उन्हें परेशान किया होगा। देखिए क्या बोलते हैं, लेखक जो है वो स्वप्न देख रहा था और ये अंदाजा लगाता है कि जब गणेशवा जब कुछ उनके कान में कहा तब क्या हुआ होगा कि जो लेखक के पिताजी दुस्वप्न यानी बुरा सपना देख रहे होंगे उससे जग गए होंगे और फिर सुबह दातुन लेके अपने तालाब की ओर चले गए होंगे। लेकिन मैं अपने सपने के बारे में बताता हूँ। बोलते हैं मैं अपने सपने के बारे में बताता हूँ।
मुझे अक्सर आता था, वो यूं है कि मैं खेतों के मेड़, गांव की पगडंडियों से होता हुआ जंगल में पहुंच गया। मैं रक्षा नाला कीकर के पेड़ को देखता हूँ। वह भूरी चट्टान वहाँ उसी जगह पर है जो सारी बारिश नाले के पानी में डूब रहती है। मैं देखता हूँ कि तिरिच की लाश उसके ऊपर पड़ी हुई है। मुझे एक बेतहाशा खुशी घेर लेता हूँ और आखिर वो मर गया। मैं पत्थर के लेकर तिरिच को कुचलने लगता हूँ, जोर जोर से उसे मारता हूँ। मेरे पास थानू मिट्टी का तेल माचिस लिए खड़ा था। तभी अचानक मैं पाता हूँ कि उस चट्टान पर नहीं हो, थानू भी वहाँ नहीं है और वहाँ कोई जंगल भी नहीं है, बल्कि दरअसल मैं शहर में हूँ। मेरे कपड़े बहुत मैले, फटे और चिथड़े हो गए और जो मेरे गालों में हड्डियाँ निकली हैं, बाल बिखरे हैं। मुझे प्यास लगी और मैं बोलने की कोशिश करता हूँ, शायद मैं बकेली अपने घर जाने का रास्ता पूछना चाहता हूँ। तभी अचानक चारों ओर शोर उठता है, घंटियाँ बजने लगती है, हजारों घंटियाँ में मैं भागता हूँ। अब बोलते हैं कि जो ये अपने सपने के बारे में जिक्र करते हैं। मैं भागता हूँ, मेरा पूरा शरीर बेदम होने लगता है, फेफड़े फूल जाते हैं। मेरे आसपास कदम रखकर अचानक लंबी लंबी छलांगें लगाने लगता हूँ। उड़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन भीड़ लगता है मेरे पास पहुँचने वाली है। एक अजीब सी गर्म और हवा मुझे सुन कर देती है। अपने हत्या की सांस मुझे छूने लगती है और आखिरकार वह पल आ जाता है जब मेरे जीवन का अंत होने वाला होता है। मैं रहता हूँ, भागने की कोशिश करता हूँ, मेरा पूरा शरीर नींद में पसीने में डूब जाता है। जोर जोर से बोलने की, जागने की कोशिश करता हूँ। मेरा विश्वास करना चाहता हूँ कि यह सब सपना है। ये सब सोचते हैं ना कि ये जितनी भी चीज़ें हुई है, वो सोचते हैं कि ये सब सपना है और अभी आँख खोलते ही सब ठीक हो जाएगा। मतलब जैसे पिताजी सब लोग खुश रहते थे, वैसे ही ठीक हो जाएगा। मैं सपने के भीतर अपनी आंखें फाड़ कर देखता हूँ दूर तक, लेकिन वह मुझे पल नहीं जाता है। मतलब वो पल आखिरी ही जाता है। मतलब सच में ये बात सच्ची थी। माँ बाहर से मुझे कहती है, मेरा माथा सहलाकर मुझे रजाई से ढाँप देती है और वहाँ अकेले छोड़ दिया जाता हूँ। अपनी मृत्यु से बचने की कोशिश में झूंझता, बेदम होता, रोता, चीखता और भागता। माँ कहती है कि मुझे अभी भी नींद में बड़बड़ाने और चीखने की आदत है। मैं पूछना चाहता हूँ कि और यही सवाल मेरा हमेशा परेशान करती है कि आखिरकार अब तिरिच का सपना क्यों नहीं आता। मतलब अब ये माँ से पूछना चाहता है कि माँ, जो मैं पहले डरावना सपना देखता था तिरिच के बारे में, अब वो सपना मुझे क्यों नहीं आता। और इसी के साथ हमारी ये पूरी कहानी समाप्त हो गई। और फिर मिलते हैं हम इसके, और देखिए यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।